तो बेटा टेक्निकली बात करें तो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफ़र स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। जो क्वांटम नंबर्स है वहाँ से हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफ़र स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली आज से हम लोग हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। एनसीईआरटी में और कुछ नाम से लिखा हुआ वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब हमारा जो मेन गोल है वो सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन से खत्म कर दूंगा, इसके बाद पूरा मैं पढ़ाऊंगा। सुनना, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने लिखा कि इनऑर्गेनिक का मतलब नहीं होता है कि रट्टा मारना। मैं नहीं बोलूँगा आपको कि भाई आप रट्टा मारो याद रख लो, ये सब नहीं होता। इनऑर्गेनिक में 100% अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा इनऑर्गेनिक होना चाहिए। कोई भी रट्टाबाजी टेक्निक यहाँ से मतलब यहाँ पे नहीं चलेगा, ये बात क्लियर कर लो। तो हम पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी डीप एनालिसिस करेंगे। और आप सभी को पता ही है बेटा, मेरा एनसीईआरटी डीप एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एनसीईआरटी को मार्क करके नहीं पढ़ाना है। एनसीईआरटी डीप एनालिसिस का मतलब होता है एनसीईआरटी को घर बैठ के डीपली एनालिसिस करके प्रॉपर पीपीटी कंटेंट बना के आपको पढ़ाना, ताकि मेरा जो ये पीडीएफ जो आपको मिलता है, ग्रुप में मिलता है, टेलीग्राम पे मिलता है, ये जो पीडीएफ मिलता है उसी से आपका पूरा नोट्स हो जाए। आपको नोट्स के लिए या कंटेंट के लिए बाहर से सर्च करना ना पड़े। ये है मेरा मेन गोल आपका एनसीईआरटी डीप एनालिसिस सीरीज का। क्या बात क्लियर हुआ? यस, अगर क्लियर हुआ है तो आप लोग अगर खुश हो तो नीचे कमेंट करके बताओ ये सर खुश हो। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत बेसिक पीरियोडिक टेबल कैसे आया, किसने डेवलप किया, कौन कौन सी यार में स्टेज में क्या क्या हुआ, सब चीज़ें बात करेंगे। अरे अगर यहाँ पे छोटा छोटा कंसेप्ट, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट भी मैं आज डिलीवर करूंगा। सबसे पहली बात, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं सर ये वाला लेक्चर स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर से देखेंगे। नहीं, ये वाला लेक्चर अगर आपने स्किप कर दिया और नेक्स्ट वाले लेक्चर पे स्टार्ट किया, बेटा नेक्स्ट वाला लेक्चर तो कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका इनऑर्गेनिक का जो जर्नी है वो स्टार्ट होने से पहले ही ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में, इसी लेक्चर में बहुत फंडामेंटल चीज़ों को लेकर मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। और बेटा ये जो आज की जो क्लास है इसमें कोई भी टेक्निकल, कोई भी मान लो कोई इक्वेशन नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉलेज है, हिस्ट्री है। लेकिन इसको भी जानना पड़ेगा। इसको नहीं जानोगे तो ये चैप्टर अधूरा है। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मार्क कट होगा आपसे, नेगेटिव होगा आपसे, ये टेंशन, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। हिस्ट्री है, थोड़ा बेटा थोड़ा बोरिंग फील हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको एंटरटेन तो नहीं कर सकता कि ये करूँगा, नाच गाना ये सब तो मैं नहीं कर सकता। एक टीचर को वो सब चीज़ें शोभा भी नहीं देता और ये सब मेरे को आता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टेंटली पढ़ाऊंगा। अभी आपको बेटा जितना भी बोरिंग हो जाए, जो भी हो जाए, आपको सुनना है, साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना है। आपको ज़्यादा इधर उधर से मतलब इधर उधर पे जाके डाइवर्ट नहीं होना है। आपको प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है कि सर नोट्स मिलेगा, पीडीएफ सेव कर लेंगे, ये सब फंडा यूज़ नहीं करना है। प्रॉपर्ली अपने कॉपी में नोट्स बनाना है, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जर्नी आज से ऑफिशियली। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा चैप्टर का नाम हमने रखा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि यही हमारा मेन चीज है। लेकिन एनसीईआरटी में जिस नाम से एनसीईआरटी ने इसको बोला है, ये वो नाम। इससे पहले स्टार्ट करते हैं। और मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो पीपीटी है ना, हर चीज़ को मैंने पॉइंट वाइज टेक्निकल कर, थोड़ा बहुत उसको सिस्टमेटिक करके, टू द पॉइंट करके मैंने पीपीटी बनाया। तो हर एक लाइन को मैं आपको रीड करके, मार्क करके आपको बताऊंगा कि हर लाइन के पीछे मीनिंग क्या है। अगर ज़्यादा बेकार सी लाइन, बेकार इन द सेंस मतलब वो इस लाइन का मीनिंग मैंने और कहीं पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो उस लाइन को मैं स्किप कर सकता हूँ, वो आपके लिए छोड़ सकता हूँ। अदरवाइज मैं हर एक लाइन में एक्सप्लेन करूँगा, मैं मार्क करके आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि हिस्ट्री है बेटा, इसमें ना इक्वेशन है, ना डेराइव करने लायक कुछ है, ना ऑर्गेनिक जैसा है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, सारा कुछ लिख के पढ़ाना पड़ता है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर जाके देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें मैं 100% मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे। तो जिस चैप्टर का, जिस सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक का जो डिमांड होता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग में मैं अपना स्टेप उसी के अकॉर्डिंग उठाता हूँ। अगर मैं सोचूँ ये सब चीज़ें मैं बैठ के लिखूंगा और आपको इतना बोर फील होगा, नंबर 1, और नंबर 2 आप खुद लिखते और उसको 10 सेकंड फास्ट फॉरवर्डिंग करते आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं बेटा। देखो सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम ऑफ स्टडिंग एलिमेंट इंडिविजुअली, क्या दिक्कत है समझना। क्या बोला मैंने? टुडे, आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 100 एलिमेंट्स नोन है। आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, ईच विथ न्यूमरस कंपाउंड। हर एक जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। इवन आज के डेट में नोवेल गैसेस भी है, वो भी कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, ये बहुत सारा कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। इफ स्टडीड इंडिविजुअली बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एन केमिकल बिहेवियर। जैसे कि अगर 118 एलिमेंट्स है,
एक 118 एलिमेंट्स, हर एक 18 एलिमेंट अगर इतना सारा फिजिकल वर्सेटाइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग ऑलरेडी 9th 10th से पढ़ के आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में कभी सुना नहीं, आपने ये सब बेसिक फंडामेंटल चीज़ें आपकी क्लास 9th 10th के एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर मान लो सुना था मैंने कहीं भी कोई एग्जाम में ये वाला कट था रिसेंटली कोविड के बाद, शायद 9 या 10th में, मैं भूल गया एग्जैक्टली, सीबीएसई से शायद कट हो गया था ये वाला चैप्टर। डोंट वरी, जो जिनका सिलेबस से कट हो गया उनको तो मैं जरूर उनको तो पूरा शुरुआत से शुरू कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन्होंने देख लिया पीरियोडिक टेबल वो तो बहुत बढ़िया सा बात है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये ऐसा कुछ दिखता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ऐसा दिखता है आपको, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा एलिमेंट होता है। टोटल यहाँ पे 118 एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक, इस वाले पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है, तो मैं इसको बार बार यूज़ करूंगा, मेरे जब भी जरूरत पड़ेगा मैं फुल स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसा दिखता है आपका पीरियोडिक टेबल, और जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पर मैं इसको मैं यूज़ करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग, मैंने क्या बोला कि 118 एलिमेंट्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी 118 एलिमेंट को उतना अच्छी तरह से स्टडी पॉसिबल नहीं हो, इन द सेंस पॉसिबल है, अगर सब एलिमेंट्स के बिहेवियर को अलग अलग से स्टडी करोगे तो दिक्कत होता है। मैं अगर एक ग्रुप की बात करूँ, मान लो ये वाले कार्बन फैमिली की ये वाले ग्रुप, तो इस वाले ग्रुप की बात करो तो इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट जिसको मैंने अभी मार्क किया, ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपको दिख रहे हो, ये जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, इसके जो ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स है ये सारा ऑलमोस्ट क्या दिखाता है, सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, ऑलमोस्ट सेम दिखाता है। तो अगर मैंने एक को स्टडी कर लिया तो बाकी का स्टडी ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है, इंडिविजुअल थोड़ा अलग अलग भी कैरेक्टर शो कर सकता है, लेकिन लगभग एक ग्रुप की, जैसे ये वाली ग्रुप की बात करें नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये सब क्या करता है, ऑलमोस्ट सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो ये बात करो, ये तो मेटल है, हाइड्रोजन को छोड़ के बात करेंगे तो ये ग्रुप ऑलमोस्ट क्या काम करता है, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसलिए हमारे पीरियोडिक टेबल को सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये साइंटिस्ट लोगों ने पहले से ही सोच के रखा कि इसको सिस्टमेटिक वे से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमें सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना पड़ेगा। तो रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, हमें कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये हमने बात कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट होता है हमारा पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अरेंजमेंट जो है, द कंपाउंड सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सिमिलरिटी ट्रेंड्स है। जैसे कि मैंने बोला प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी की बात करो, मैंने जब बोला कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप मैंने उठाया कि मैंने बोला कि सर ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि सर डाउन द ग्रुप जाओगे, आप सभी को पता है कि साइज मान लो बढ़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब ट्रेंड है। तो अगर हमने सिस्टमेटिक वे से पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो ये सब ट्रेंड हमें मालूम पड़ेगा, हमें कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज हमें क्या होता है, उनको हम पढ़ सकते हैं, तो उनका कुछ प्रॉपर्टीज हमें मालूम पड़ जाता है, तो लगभग सेम प्रॉपर्टीज होता है, तो वो आसान होता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन पर्पस है क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे जो मेन गुड क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि शुरुआत में अगर देखोगे तो क्लासिफिकेशन उतना अच्छा नहीं था। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा है कि प्लेस सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, सब सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया, सारा सिमिलर एलिमेंट्स को बेटा एक साथ रखा गया। आप अगर देखोगे, देखो ये सब एलिमेंट्स को, जैसे कि ये सब मेटल है एक साथ रखा गया, ये सब मेटल है एक साथ रखा गया, ये सब नॉन मेटल है एक साथ रखा गया, नोबेल गैसेस को एक साथ रखा, तो सिमिलर एलिमेंट्स को हमने क्या रखा, हमने एक साथ रखा। तो ये एक गुड क्लासिफिकेशन माना जाता है, अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है अगर सिमिलर एलिमेंट को एक साथ रखते हो तो। देन सेपरेट डिसिमिलर एलिमेंट इनटू द डिफरेंट को। ऑफकोर्स सिमिलर को एक साथ रखोगे तो डिसिमिलर, जैसे मेटल नॉन मेटल को अलग अलग रखो, अच्छा लगता है। तो अगर डिसिमिलर एलिमेंट जो होता है उनको अलग अलग ग्रुप में रखो। तो ये जो दो क्राइटेरिया हुई तो कॉमन सेंस है, ये गुड क्लासिफिकेशन को दिखाता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर ऐसा हो तो उसको अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है, ठीक है। ये हमारी बात हुआ। दूसरी बात क्या बोला सर, डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। सर पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर नाम रखा हमने पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स, सब नोन एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे से स्टडी करने का जो नाम होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज को ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा
जो एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल को मतलब पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के बाद ही तो पीरियोडिक टेबल बना, तो उसका क्या एडवांटेज है? इज प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज द वास्ट केमिकल इन्फॉर्मेशन। हजारों 180 एलिमेंट का जो हजारों केमिकल बिहेवियर है उनको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करता है, हमारे लिए सिस्टमेटिक करता है, ठीक है। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल बिहेवियर, मान लो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स, इन सबको क्या बनाता है, बहुत आसान बनाता है, ठीक है। जैसे कि फिर एटॉमिक साइज हो गया, ये सब चीज़ें ना, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको, इन प्रॉपर्टीज को हम, इन ट्रेंड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको पढ़ रहे हैं, ओके। अब देखो, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था कौन सा सर लेवोइजर क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत ही बढ़िया, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने देखो साइंटिफिक वे से पहली अटेम्प्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, उन्होंने ऐसा वैसा नहीं बोला बेटा, ऐसा वैसा ये दिखने में सुंदर है तो इसको अलग रख दो, ये दिखने में गंदा है इसको अलग रख लो, ये थोड़ा गर्म है इसको इस साइड में रख लो, ये ठंडा है उस साइड में रख दो, ऐसा उन्होंने कुछ बातचीत नहीं किया, उन्होंने बहुत साइंटिफिक तरीके से किया, इसलिए भाई उनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। उन्होंने दो तरीके से उसको डिवाइड किया, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल, दो ही, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, दो टाइप के उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। एंटायर उस टाइम पे बेटा 180 एलिमेंट नहीं था, उस टाइम में एलिमेंट्स भी बहुत कम था, तो उन कम एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, उन कम एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया दो कैटेगरी में, जैसे कि हम बोलते हैं ना क्लास में मेल इधर बैठेंगे फीमेल इधर बैठेंगे, तो ऐसा ही उन्होंने बोला कि चलो हमारे पास थोड़ा ही नॉन एलिमेंट्स ही है, थोड़ा इतना कम एलिमेंट्स है, तो उनको दो कैटेगरी में बांट दिया कि एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, क्योंकि उतना एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो उन्होंने मेटल का डेफिनेशन उन्होंने रखा कि मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है, जो इजीली लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम प्लस बन गया, पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके पोटेशियम प्लस बन गया। और नॉन मेटल जो होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, उनको नॉन मेटल बोलता है। जैसे फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोरीन माइनस बन गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन माइनस बन गया, तो उनको बोला मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जितने भी उस टाइम पे नॉन एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये था इनका क्लासिफिकेशन। अब देखो ये फीचर्स था। अब दूसरी बात करते हैं ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन अगर की बात करें या ड्रॉबैक्स की बात करें बेटा, बहुत सारा ड्रॉबैक्स है, क्योंकि ये एकदम इनिशियल फेज है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो डेवलप हो रहा था, इनिशियल फेज है, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ड्रॉबैक्स मिलेगा, मैं जितना लिखूंगा कम होगा। तो मेन जो है वो क्या बोला था कि एलिमेंट्स विथ नो प्लेस ऑफ मेटलॉइड्स, क्योंकि बेटा मेटल और नॉन मेटल को छोड़ के इनके बीच में मेटलॉइड्स भी होते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊँ, मेटलॉइड्स भी बहुत सारा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो बहुत सारे मेटलॉइड्स है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नहीं दिखा, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है। तो ये मान लो पीरियोडिक टेबल के इस साइड, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करो, ये मेजोरिटी 80 to 85% मेटल्स है, इस साइड नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री में आपको नॉन मेटल्स भी मिलता है। क्या मिलता है, नॉन मेटल्स भी मिलता है। तो नॉन मेटल्स वो होता है तो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में होता है, प्रॉपर्टीज भी सिमिलर, मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट शो कर सकता है। तो उन्होंने मेटलॉइड्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा, ओनली मेटल एंड नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया। तो मेटलॉइड्स कहाँ जाएंगे, ये भी तो बात है। तो मेटलॉइड्स के लिए उन्होंने कोई भी जगह उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये उनका फर्स्ट ऑफ कोर्स ड्रॉबैक है, इन्होंने मेटल और नॉन मेटल में किया, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये सब इनको क्लासिफाई, मतलब इनको उन्होंने रखा ही नहीं अपनी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। डिड नॉट प्रोवाइड द सेपरेट कैटेगरी ऑफ दिस, ऑफ कोर्स मेटलॉइड्स का कोई भी सेपरेट कैटेगरी उन्होंने नहीं दिया। देन उनका जो नाम सुनो, ओवर सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन, ऑफ कोर्स उन्होंने सिर्फ मेटल नॉन मेटल के हिसाब से कर दिया, तो इनको बोला गया ओवर सिंप्लीफाइड, मतलब ज़्यादा सिंपल कर दिया क्लासिफिकेशन को। इसलिए उनका क्लासिफिकेशन को एक्चुअली ऑफ कोर्स हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सोचा तभी तो जाके आगे जाके इतना कुछ हुआ। अगर ये नहीं सोचते तो आगे जाके इतना कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो इनको भी ह्यूज रिस्पेक्ट के साथ हम जाएंगे, नेक्स्ट हमारे जो क्लासिफिकेशन है इसमें जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनके पास जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो देखो इनका, अच्छा थोड़ा एक और चीज़ बताया कि उन्हें सिग्निफिकेंस क्या, ऑल्दो वेरी सिंपल, हाँ मानते हैं कि बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत सिंपल है, बट लेवोइजर्स उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक अप्रोच था, ऑफकोर्स ये हमने मानते हैं साइंटिफिक अप्रोच था, और उनका हाथ पकड़ के ही, उनका थ्योरी को पकड़ के ही बाकी साइंटिस्ट लाइक डोवर्मियर, देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये सब अल्टीमेटली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुआ। अगर वे नहीं करते तो बेटा बाकी ये साइंटिस्ट लोग भी नहीं कर पाते। किसी ने तो दिशा दिखाया, जिसने दिशा दिखाया उनके हाथ पकड़ के ही बाकी लोग आगे बढ़े। अगर वो स्टार्ट नहीं करते साइंटिफिक वे से एलिमेंट्स को अलग करना, क्लासिफिकेशन करना, पीरियोडिक टेबल बनाना, तो क्या बाकी लोग कर पाते? नहीं बेटा, इन्होंने दिशा दिखाया, ठीक है ना। तो इनको भी ह्यूज रेस्पेक्ट। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे डोवर्नियर ट्रेड्स। आसान है।
और सिंपल सी बात है, एक एक कोई अगर मेरे से पूछता है, पानी पीते पीते बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज से मेरे को बहुत चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब थियोरिटिकल चीज़ है, तो चिल्लाना ही मेन है। तो अगर ये बात करें कि सर क्या हम एनसीईआरटी बुक को वापस पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा? बेटा एक टीचर होने के नाते मना तो नहीं करूँगा, लेकिन एनसीईआरटी में अगर इतना सा है तो हाँ मैं इतना तक दे रहा हूँ, ठीक है ना, एनसीईआरटी में। और ये एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही है, डोंट वरी, एनसीईआरटी के सीक्वेंस पे ही है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के सीक्वेंस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उतना बेटा टेंशन वेंशन मत लेना। तो मेरा इस पीडीएफ को जो सेव करके नोट्स बना के या क्लास में दिख दिख के नोट्स बना के पढ़ेगा, तो उसको तो बेटा हो गया। थ्योरी के मामले में चल, और मेरे को थ्योरी की जरूरत नहीं है, मेरे पास सिस्टमेटिक पूरा थ्योरी है, उतना तो मैं बोल ही सकता हूँ, इतना सिस्टमेटिक है, ठीक है, इतना सिस्टमेटिक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना सिस्टमेटिक है। तो वो आप बाकी आपके ऊपर, ठीक है ना, आप क्या करते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगा सफिशिएंट है। हाँ एक काम कर सकता हूँ, पूरा सिलेबस खत्म हो जाए और सब पढ़ लिया, तो बाद में आके एक बार एग्जाम से पहले एक बार एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ये मैं ऑर्गेनिक में भी बोलता हूँ, मेरा कंटेंट देखने के बाद एक बार रीड कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने इतना डिटेल में आपको समझाया, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। रीड एक बार कर लो, रीड करने में क्या बुराई है? एक चैप्टर अगर रीड करोगे ढंग से बैठ के, जिसको सब कुछ मालूम है, 1 घंटा भी नहीं लगता ढंग से रीड करना, क्योंकि इसको सब कुछ मालूम है। जिसको कुछ नहीं मालूम है, इधर उधर से देख रहा है, इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे कितना भी 5 बार भी रीड कर ले कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन इससे नोट जरूर बनाना है, ये नोट्स बनाने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, डोमाइन देखो इसको ट्रायड्स बोलते हैं। ट्रायड्स का मतलब होता है तीन, तीन ट्रायड्स का मतलब होता है तीन। जैसे कि आप लोग म्यूजिक थ्योरी में भी पढ़ते हो ट्रायड्स, जैसे कि मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, आप जो लोग म्यूजिक पढ़ते हो, तो मतलब 3 नोट को एक साथ प्ले करना, ठीक है, ट्रायड बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया देखना, कभी भी गिटार में ऐसा कोई गाना गा रहा है तो ऐसा एक साउंड कर रहा है, ऐसा कुछ पकड़ के साउंड कर रहा है, तो मोस्टली 3 नोट को एक साथ पकड़ते हैं। पियानो में भी देखना, 3 नोट को 2 हाथ में, 3 नोट को मल्टीपल टाइम लगाया जाता है, क्योंकि 2 हाथ में तो 10 उंगलियां होते हैं, तो 3 नोट को मल्टीपल टाइम लगाया जाता है। मोस्टली 3 नोट को प्ले किया जाता है। जब 3 नोट को प्ले किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रायड, ठीक है। तो माइनर हो सकता है, मेजर, तो वो म्यूजिक की भाषा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें इसको सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट को उन्होंने सेट ऑफ 3 करके सजाया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, बहुत सिंपल सी बोला कि एटॉमिक मास, तब तक एटॉमिक नंबर के बारे में तो कुछ किसी को पता, सब कुछ एटॉमिक मास ही चल रहा था। एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वाला जो होगा वो नियरली एरिथमेटिक मीन ऑफ क्या होगा, बाकी दोनों, जैसे कि ए बी और सी अगर बोला, तो उन्होंने क्या बोला कि सर, उन्होंने क्या बोला, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 ऐसा होगा। बी का मास ए और सी का मास डिवाइड बाई 2 करने से बराबर होगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, सुंदर एग्जाम्पल देख लो सर। देखो पोटाश, लिथियम का मास 7, सोडियम 23, पोटेशियम 39। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, 7 प्लस 39 बाई 2, 7 प्लस 39 बाई 2 कितना आया, ऑलमोस्ट 23। और 23 किसका, 23 किसका, सोडियम का। वैसे ही इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, 85 आ जाएगा, और ऑलमोस्ट 88 किसका होता है, इसका मास। तो ऐसा करके उन्होंने अलग अलग ट्रायड बनाया। तो बेटा ये एक ट्रायड हो गया, ये ट्रायड नंबर 1, ये एक ट्रायड हो गया, ये एक ट्रायड हो गया, फिर और भी ट्रायड है, ये मान लो चौथा ट्रायड हो गया, ट्रायड ये 5th हो गया, ये 6th हो गया। तो ऐसा बहुत सारा ट्रायड हो गया, ठीक है। तो इन्होंने भर भर का ट्रायड बनाया और बोला कि 3-3 की ग्रुपिंग उन्होंने कर दिया। अच्छी बात है, वो भी और बेटर काम करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने मेटल नॉन मेटल ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने 3-3 का ट्रायड बना दिया। तो ये बहुत सारा उन्होंने क्या बना दिया बेटा, ट्रायड बना दिया, ठीक है। और ट्रायड का रूल क्या होना चाहिए, पहला और तीसरे का तो एरिथमेटिक मीन, मतलब उसको मास को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करोगे तो मिडिल वाले का मास आना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया बना, लेकिन उनका ट्रायड को देखो अभी भी फॉलो किया जाता है। देखो सच सच बताओ तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक बार देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या एक साथ नहीं है? अब सोचो, क्या रुबिडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एक साथ नहीं है? देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या एक साथ नहीं है? नहीं है तो आपको डाउट है तो मैं दिखा देता हूँ, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। देखो देखो ये देखो तो क्या ये सब एक साथ नहीं है? क्या सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एक साथ नहीं है? क्या ये तीनों एक साथ नहीं है कि नहीं? तो देखो सीरियल ऑर्डर में है कि नहीं? यह सीरियल ऑर्डर में है, क्योंकि इन दोनों का मास को जोड़ोगे, डिवाइड इन दोनों का मास को जोड़ोगे, ये और ये मास जोड़ोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसका मास आएगा, बीच वाले का मास आता है, ठीक है। पहला वाला देख लो भाई, देख लो पहला वाला दूसरा वाला जोड़ोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, बीच वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने दिखाया था,
जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन, ये कर लो, इन दोनों को जो जैसे कि जोड़ दो, बीच वाला आएगा, क्लोरीन ब्रोमीन बीच वाला आएगा, ठीक है। तो ये सब उन्होंने जो ट्रायड बनाया, तो इनका ट्रायड काम करता है। इनका ट्रायड क्या करता है बेटा? काम करता है। काम किया इनका ट्रायड, ठीक है। तो ये जो ट्रायड की सिलसिला उन्होंने स्टार्ट किया कि अभी तक काम कर रहा है, लेकिन सब हर जगह पे वो वैलिड नहीं है, हर जगह पे उनका ट्रायड काम नहीं करता है, ठीक है ना। आप देखना, आप देखो, तो ट्रायड के कंसेप्ट इन्होंने दिया। फिर वहाँ पे हाँ, इनका कुछ लिमिटेशन भी है। कुड नॉट इंक्लूड ऑल नॉन एलिमेंट्स। उस टाइम पे सब नॉन एलिमेंट्स को वे वो नहीं कर पाए हैं, क्या बोलते हैं, सब नॉन एलिमेंट्स को वो इंक्लूड नहीं कर पाए। इसके पीछे बहुत सारा कारण है, मैं बताता हूँ कारण, ठीक है। तो सब नॉन एलिमेंट को वो क्या नहीं कर पाए, इंक्लूड नहीं कर पाए, मोस्टली फेल्ड फॉर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। मेनी एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन दिस ट्रैड। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देख लो, उनके फैमिली में बाकी सब इसमें नहीं आता है, आ भी आप टेस्ट करके देख लेना, बाकी नहीं आ रहा है। फिर मैं बात करता हूँ, तो मैं अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ कंपेयर करूँ, मैं बात करता हूँ, तो ये जो डी ब्लॉक होता है, ये देख लो बेटा, ये जो पूरा ये पूरा क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। तो अगर मैं डी ब्लॉक की बात करें, ये जो पूरा यहाँ से ये, ठीक है, ये जो डी ब्लॉक की बात करें, ये डी ब्लॉक में से कोई एलिमेंट उस कैटेगरी में नहीं आया, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 1 2 3 इसको फॉलो कर रहा है, ये 1 2 3 ये 3 फॉलो कर रहा है, ये 3 फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये 3 फॉलो कर रहा है, लेकिन शायद ये 3 फॉलो नहीं करता है। तो हर जगह यहाँ पे आप करके देख लीजिएगा, हर जगह पे ये फॉलो नहीं होता है। एक तो चीज़ है कि हर जगह फॉलो नहीं हो रहा है, दूसरी बात डी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ये जो नीचे जो देख रहा है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। इन्होंने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को लिया ही नहीं, ठीक है, उनके ग्रुप में शामिल ही नहीं किया। तो ये भी उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और सब तो एलिमेंट्स को उन्होंने कवर भी नहीं किया, तो ये भी क्या है, उनका ड्रॉबैक है, ठीक है, याद रखना, ये भी उनका क्या है, ड्रॉबैक है। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांस वाला आया, अच्छा, बहुत अच्छा, वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव। न्यूलैंड भाई साहब ने क्या किया, बहुत ऑक्टिव वाला किया। मैं ऑक्टिव का कंसेप्ट को अगर मैं समझाता हूँ, जैसे कि ऑक्टिव का कंसेप्ट को मैं अगर समझाना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जो बच्चे सारेगामा पधानिसा पढ़ते हो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सुर होता है। लेकिन नेक्स्ट जो सा एक्चुअली यहाँ पे आता है, फिर से सा रे गा मा ऐसा चलता है, तो इसको बोलते हैं 7 सुर। अब एक चीज देखना, मैं सिंगर नहीं हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ, जैसे कि जो सिंगल लोग जो रियाज करते हैं ना, इंडियन क्लासिकल, वो लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न लोग करते हैं डो रे मी फा, उनका अलग है। इंडिया में करता है सारे गा मा पा धा नी सा। तो क्या होता है, जैसे कि सारे गा मा पा धा नी सा सा, समझ रहे हो, ये सा का और ऊपर का जो सा है, उन दोनों का क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, सा सा मैच हो रहा है। मैं सिंगर नहीं हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या क्या, ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, कि सारे गा मा पा धा नी सा सा, देख रहे हो, ये जो उसके बाद नी के बाद सा आया, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप नेक्स्ट ऑक्टेव गा सकते हो, मैं दिखाता हूँ, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, और एक साहब आप टच कर सकते हो, उतना मेरा वोकल जाएगा नहीं, और एक ऑक्टेव आप टच कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, सारे गा मा पा धा नी सा नी, उसके बाद फिर से सारे गा मा पा धा नी सा, ऐसा कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा अगर एलिमेंट को साथ साथ में सजाया, तो जिसके ऊपर सा गिरेगा, मैं आपको बताता हूँ, सुंदर करके लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इसको लिख के, जैसे कि मैंने बोला, ये है ना, मैं लिख के आपको बताता हूँ, सा से लेके नहीं है ना, जैसे कि ये फिर से इसको लिखो, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा, मतलब फिर से सा का मतलब होता है, फिर से सा का मतलब होता है, फिर से सा का मतलब फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा, मतलब क्या है, एलिमेंट को साथ साथ करते रहो। तो ये देखो, ये ऐसा बनाते रहो, ये सब रे है, सब रे एक जैसा होता है, सब गा एक जैसा होता है, सब माँ एक जैसा होता है, सब पा एक जैसा होता है, सब धा एक जैसा होता है, सब नी एक जैसा होता है, मतलब सेम, जहाँ जहाँ पे सा आ रहा है वहाँ पे सेम सेम प्रॉपर्टी होगा। तो ये इंडियन क्लासिकल में भी ऐसा ही होता है, हर सा सेम होता है, हर रे सेम होता है, हर गा सेम होता है। कोई अलग अलग ऑक्टेव में गा रहा है, जैसे कि मैं कोई गा रहा है सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सा यहाँ से स्टार्ट किया, किसी ने स्टार्ट करा सा रे गा मा पा धा नी सा, या और हायर ऑक्टेव में स्टार्ट करा है, लेकिन सेम चीज़ें तो सेम ही है, ऐसे ही है।
अब इसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एलिमेंट को ऐसा सजा दिया, उन्होंने बोला न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव क्या बोला, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मासेस, इन सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस करोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट, क्योंकि 7 शुरू में कौन खत्म होता है, नी के पास फिर से 7, तो 8th एलिमेंट जो होगा फिर से 7 होगा, उसका प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ मैच होगा। ये उन्होंने बात कर दिया, ठीक है, उन्होंने बात किया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ वो मतलब मैच होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको अगर बोलोगे सा, ठीक है, तो अगर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसको अगर आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो हमारा सा है, तो बोलोगे सा, दिख रहा है अभी, सा, इसको रे, इसको गा, इसको मा, इसको पा, इसको हा, ये नी, फिर से ये क्या हो गया सा, मतलब ये सा है तो सब सा है, सब सा है, ठीक है, सब सा है। ये रे है तो सब रे है, सब रे है, सब रे है। ये गा है तो सब गा है, गा है, ठीक है। तो ऐसे सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा, ऐसा समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब सारे नी के बाद फिर से सा आता है, तो मतलब सा मतलब नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा, जैसे कि लिथियम के बाद नेक्स्ट कौन होता है, सोडियम। लिथियम के बाद, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, लिथियम के बाद नेक्स्ट कौन होता है, ये तो नंबर है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये नंबर है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। लिथियम के बाद नेक्स्ट जो होता है, वो कौन है, सोडियम। सोडियम के बाद नेक्स्ट पोटेशियम। ये सब किस में गिर रहा है, सब सा में गिर रहा है, मतलब इन सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, एक ही ग्रुप में सब आएगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने किया। लेकिन याद रखना सब कुछ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर के कोई भी नाम भी नहीं है, सब कुछ एटॉमिक मास चल रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास उन्होंने सजाया, 7 9 एलिमेंट एटॉमिक मास है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब सजाओगे तो 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट जैसा होता है। ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, याद रखना इन्होंने। अब इनका एडवांटेजेस क्या है, बहुत एडवांटेज है। फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, उन्होंने भाई साहब ये तो मैं मानूंगा, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। याद रखना ये एटॉमिक मास के ऊपर फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स द एटॉमिक मास इज एन इंपॉर्टेंट एंटिटी, ऑफ कोर्स वर्कड वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स, क्योंकि उनको अप टू कैल्शियम तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना काम चलाया। कैल्शियम के बाद ये सब फॉलो नहीं करता है। मैं क्यों नहीं करता, मैं एक बार बता देता हूँ क्यों नहीं करता, एक बार बता देता हूँ मैं। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बताओ, ये होता है कैल्शियम 20, ये देखो कैल्शियम कितना होता है 20, देख लो ये कैल्शियम होता है 1 2 3 4 5 6 20 के बाद एक डी ब्लॉक आता है। इनको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट ज़्यादा कर दिया, 8 ही इंटरवल बना दिया, लेकिन बीच में इनको, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब था ही नहीं उस टाइम के, तो जैसे ही कैल्शियम तो काम करेगा फिर डी ब्लॉक आ गया, तो फिर सारा घोटाला, सारा दिक्कत इसी में हो गया, ठीक है। तो इसलिए उनका सब कुछ कैल्शियम तक ही है, कैल्शियम के बाहर इनका थ्योरी काम नहीं करता। तो उन्होंने जस्ट कैल्शियम का मास नंबर 40 होता है तो 40 तक वो काम करते हैं, ठीक है। कैल्शियम तक, लाइटर एलिमेंट तक उनका थ्योरी काम करता है, उसके बाद नहीं करता, ठीक है। अब क्योंकि लाइटर एलिमेंट तक उनका अच्छा काम करता है, अब सोचो लाइटर एलिमेंट तक जो बनाया उन्होंने बहुत बढ़िया से बनाया, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला जो बना के गए ना, वो आज के डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये काम करता है। वो अलग बात है कि कैल्शियम के बाद यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, वो दिक्कत कर गया उनको, लेकिन इतना तक जो उन्होंने बना के गए भाई साहब, ये आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वो उनको मानते हैं, वो इसी सीक्वेंस में आज के डेट में भी है, आज के डेट में भी ये सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। आप अभी तो आपने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सेम चीज़ है, तो उनको तो भाई रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, इतना कुछ सोच के गया। अरे भाई उसके टाइम, उस टाइम पे सोचो ना टेक्नोलॉजी ना कुछ सपोर्ट, उन लोगों ने कितना खुद से भी कितना काम किया, सोचो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कुछ लोग सपोर्ट का मतलब, अभी किसी ने कुछ कर लिया सोशल मीडिया में वाह 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 करते, उनको वाह वाह करने वाला कौन था, सब कुछ तो उनके लिए नया नया ना, तो खुद के मोटिवेशन से काम करना वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिड ओनली अप टू द कैल्शियम, ये उनका लिमिटेशन में आता है, ऑफकोर्स कैल्शियम तक लिमिट होता है। इनर्ट गैसेस इनर्ट गैसेस मतलब हीलियम, इनर्ट गैसेस का मतलब होता है नोबेल गैसेस की जो बात किए थे हमने, ठीक है ना। तो इनर्ट गैसेस की बात करें तो ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये इनर्ट गैस, ये कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उस टाइम पे ये डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो हम पागल तो नहीं है भाई, तो उस टाइम पे ये डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो इनको छोड़ो, ठीक है। कुड नॉट एकोमोडेट न्यू एलिमेंट्स, हाँ इन्होंने एक चीज़ ना बहुत गलत कर दिया, ये वाले पॉइंट में एक चीज़ उन्होंने जो बोला 8 की जो इंटरवल कर दिया ना, यही सबसे बड़े प्रॉब्लम है इनको। अगर इंटरवल करो आप, सही बात है, आपने नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुआ, आप नोबेल गैसेस को नहीं रखा, अच्छा ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन इन्होंने जो न्यू एलिमेंट जो आएंगे उनके लिए उन्होंने कुछ जगह नहीं छोड़ा, ऐसा कुछ बोला नहीं कि अगर वो इंटरवल बोलते, सिर्फ 8 वाला बात अगर वो हटा देते तो शायद कुछ काम कर जाता। उन्होंने 8 ही बोल दिया, तो 8 बोलने से तो बेटा बीच और तो जगह हो नहीं सकता, तो उनके टाइम पे, उस टाइम पे कुछ आइडिया भी नहीं था शायद उनके पास, ठीक है ना।
तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका आया लोथार्मिया अरेंजमेंट। ये बहुत ही बढ़िया सा है। इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने ग्राफ वगैरह प्लॉट किया। हम अभी ग्राफ डिस्कस करेंगे। ये 1869 की बात चल रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक जर्मन केमिस्ट थे लोथार्मिया, ठीक है। ही स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट, याद रखना, एटॉमिक वेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम। तो उन्होंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, ठीक है। उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो एटॉमिक वॉल्यूम को उन्होंने मोलर मास बाय डेंसिटी किया, क्योंकि डेंसिटी की तो मास बाय वॉल्यूम होता है, यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू मोलर मास बाय डेंसिटी उन्होंने किया। उन्होंने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है इस ग्राफ को फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे बोला ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, वाई एक्सिस में उन्होंने दिया एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, जैसे कि उनके हिसाब से बात करें तो ग्राफ हम आराम से क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। चलो ग्राफ को भी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये था इनका ग्राफ। भाई पहला ही गलत, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, जोड़ दो, ठीक है। वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। उन्होंने वाई एक्सिस में क्या रखा, वाई एक्सिस में रखा एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। तो वाई एक्सिस में रखा, क्या रखा, एटॉमिक वॉल्यूम को उन्होंने रखा वाई एक्सिस में। तो एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मोलर मास बाय डेंसिटी, ये तो पता है, सब लिख दिया। बाई एक्स एक्सिस में क्या रखा, एक्स एक्सिस में रखा एटॉमिक मास, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ इस साइड में रखा एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास याद रखना, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। और ये ग्राफ इन्होंने डिजाइन किया, ठीक है। फिर क्या बोला, फॉर दिस फ्रॉम दिस कार्व यू ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है, उनका ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा था। मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट बेटा हूँ नहीं, ठीक है, गलती कर दिया क्या, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टी जो एलिमेंट होता है सिमिलर पोजीशन वो ऑक्यूपाई करते हैं। सिमिलर मतलब ये देख लो, सिमिलर पोजीशन मतलब ये ग्राफ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, तो मास बढ़ रहा है तो ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला, ठीक है, और भी होगा। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब ये जो फर्स्ट हमारे जो ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट का फर्स्ट जो ग्रुप है, तो उनके टाइम पे तो ये सब तो ऑलरेडी डिस्कवर हो गया था, तो नोबेल गैसेस वगैरह नहीं था, लेकिन ये सब तो डिस्कवर हो गया था। तो इनको जैसे कि ये वाला जो पहला जो हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, पहला जो ये सब जो है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप का है, और उस टाइम पे तो इतना तक एटलीस्ट डिस्कवर हो ही गया था। तो उन्होंने क्या बोला कि ये ग्राफ की सेम जगह पे रहेगा, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये स्ट्रोंशियम, ये सब भी सेम जगह पे रहेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरान, ये भी क्या रहेगा, सेम जगह पे रहेगा। तो उन्होंने फिक्स कर दिया था। ये आपका अगर सोडियम है तो ये यहाँ पे बेरिलियम होगा, ये पोजीशन पे बेरिलियम होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम होगा, बेरियम होगा, सेम सेम जगह पे होगा। और इन्होंने इन्होंने समझना, उन्होंने जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था, क्या था, किसका बात किया था यहाँ पे, हमारा फ्लोरीन क्लोरीन का। तो उन्होंने बोल दिया कि फ्लोरीन क्लोरीन भाई साहब नीचे रहेगा, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिस्क्रिप्शन में भी है, तो सेम सेम नेचर की जो होता है वो सेम सेम पोजीशन क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मतलब एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपीयर्ड एट द पीक ऑफ द कर्व। तो देखो, तो मैंने इनको क्या पीक ऑफ द कर्व में नहीं दिया, यस मैंने, मतलब सही है, उनके अनुसार जा रहा है, हमने इनको पीक ऑफ द कर्व दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि एल्कली अर्थ मेटल लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्यूपाई द डिक्रीजिंग स्लोप ऑफ द कर्व। देखो जहाँ पे
डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मैंने दिया, सही जगह पे दिया, लेकिन सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयन व्हिच इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव वेयर फाउंड इन द असेंडिंग पॉइंट्स। तो इनको भी मैंने उठने वाला पॉइंट में, ये वाला पॉइंट से उठ रहा है ग्राफ, ये वाला पॉइंट में मैंने दिया, तो सही दिया। कुछ लोग सोच रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, डोंट वरी बेटा, पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या चीज़ होता है, आने वाले टॉपिक में पता चलेगा। ये कुछ नहीं, उन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है जो थोड़ा बेटा सेल्फिश होते हैं। जैसे कि वो अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ रखना पसंद करते हैं, खींचना अपनी तरफ पसंद करते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। हम आने वाले क्लास में इसको कवर करेंगे। तो इनको कहाँ पे, उठने वाले जगह पे उनको रखा गया, ठीक है। तो ये इनका था, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे डी ब्लॉक जो हम बात कर रहे हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, मेटलोइड्स, इनका अपियर्ड इन द बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। मतलब अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो ये वाली जो जगह है, ये सब जो जगह है, ये सब जगह में मोस्टली आपका हो गया आयरन, हो गया कोबाल्ट, हो गया निकल, हो गया, ठीक है। ये सब इनके लिए पोजीशन में रखा गया। कहाँ पे है एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट एग्जैक्टली इनको यहाँ पे रखा गया। क्या बोला, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, इनको बॉटम में रखा गया, एंड मेटलोइड्स जो है उनको बॉटम में रखा गया। दिस सजेस्टेड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। तो मतलब सारा कुछ चीज़ें एटॉमिक मास के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, आपको सब पता होगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, एक चीज़ों को मतलब विदाउट रिएक्शन जो प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, फिजिकल चीज़ें, क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसमें ये सब जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होता है, वो एटॉमिक वेट के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और इनका जो ग्राफ से ये पता भी चलता है, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम रखा, अदर एटॉमिक मास रखा, तो ये प्रॉपर्टी इनके ऊपर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो ये सब बातें उन्होंने करके रखा। तो उन्होंने कर्व में अपने ये सब बातों के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने लोथरमियर ने ऐसा कुछ कर्व को अरेंज किया था, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो इसको। अब हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन क्या आया। लोथरमियर प्रपोज द एटॉमिक प्रॉपर्टीज रिपीटेड पीरियोडिकली विद एटॉमिक वेट। ऑफ कोर्स उन्होंने एटॉमिक वेट को लेकर काम किया। दिस आइडिया, वही आइडिया एक्चुअली किसको सपोर्ट किया, वही आइडिया सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। और इसी आइडिया को, इसी कर्व को, लोथरमियर के कर्व को फॉलो करते हुए मेंडेलीव ने क्या किया, अपना पीरियोडिक टेबल दिया। और जिन्होंने उन्होंने बोला कि सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो एक्चुअली एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। लेटर व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द कर्व स्टिल रिमेन्ड वैलिड। बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाके देखोगे कि जो हमने एटॉमिक वेट, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट हमने जो किया, वो एटॉमिक नंबर से जब रिप्लेस किया गया, ऑलमोस्ट कर्व का नेचर क्या होता है, सेम होता है, ऑलमोस्ट कर्व का नेचर सेम होता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, बहुत साइंटिफिक था बहुत। लेकिन उसका लिमिटेशन क्या है, हिज वर्क वाज लेस रिकॉग्नाइज इनिशियली बिकॉज उसी टाइम पे मेंडेलीव पब्लिश्ड हिज पीरियोडिक टेबल अराउंड द सेम टाइम पे मेंडेलीव अपने पीरियोडिक टेबल को पब्लिश कर चुके थे। मेयर क्लासिफाइड मेनली फोकस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन में और बहुत सारा रोल उन्होंने प्ले किया और छोटा छोटा चीज़ें उन्होंने बताया, आगे जाके पता चलेगा। हैंस मेंडेलीव वर्जन गेन्ड मोर एक्सेप्टेंस। ऑफ कोर्स उसके कारण में मेंडेलीव वाला जो वर्जन है उसको ज़्यादा क्या मिला, एप्रिसिएशन मिला, मतलब उसमें ज़्यादा प्यार मिला सबको, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे अपना पीरियोडिक टेबल को उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया, अपना पीरियोडिक टेबल का मॉडल उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो मेंडेलीव को ज़्यादा मिला। अब देखें मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कितने में, 1869, ठीक है। क्या हुआ, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो फंक्शन ऑफ क्या है, एटॉमिक वेट, वही बात घुमा फिरा के वही बात, लेकिन उसका नया नहीं तो कुछ बात नहीं कि लोथरमियर कर्व में भी वही दिख रहा है। तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या बोला गया, बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, उन्होंने बोला कि एटॉमिक वेट नॉट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो बाद में आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यह आएगा एटॉमिक नंबर, ये अभी की बात नहीं। मेंडेलीव के हिसाब से ये एटॉमिक वेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। टोटल नॉन एलिमेंट्स उस टाइम पे 63 था। नोबेल गैसेस वाज नॉट डिस्कवर्ड, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुआ था। टोटल 63, उनका पीरियोडिक टेबल में आपको 63 एलिमेंट्स ही मिलेगा। अरेंजमेंट, एलिमेंट्स अरेंज सिस्टमेटिकली अरेंज किया था। फास्ट, याद रखना मेंडेलीव को कितना क्यों अप्रिशिएशन ज़्यादा मिला, सुनना, मेंडेलीव भी फास्ट थे। जो हॉराइजॉन्टल रोज, ऐसा रोज उन्होंने बनाया था, ठीक है, जिसको नाम दिया गया पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि ये सब वर्टिकल कॉलम्स ये था, इनको नाम दिया गया था वर्टिकल कॉलम्स को नाम किया था बाद में ग्रुप्स, ठीक है। ये फास्ट जो सिस्टमेटिक वे से अरेंजमेंट जो हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम में जो अरेंजमेंट किया गया था, किन्होंने किया था, मेंडेलीव ने किया था, इसलिए उनको इतना मतलब मिला था अप्रिसिएशन।
तो पीरियड जो होता है वो सात सात पीरियड होता है। कितना पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होता है। और ग्रुप जो होता है उसके टाइम पे, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है, लेकिन उस टाइम पे 63 एलिमेंट था, नोबेल गैस तो डिस्कवर हुआ नहीं था, टोटल 8 ग्रुप हुआ करता था, रोमान में लिखा जाता था 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। और उनके अंदर में कुछ सब ग्रुप्स था, ये 8 ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा करके 8, तो उनके भी कुछ सब ग्रुप भी थे, जैसे कि ए बी, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, ऐसा ऐसा था। तो उन्होंने क्या, ईच ग्रुप ग्रुप अप टू 7, 8 वाला नहीं, डिवाइडेड इनटू A एंड B सब ग्रुप्स। 7 तक क्या किया गया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ए सब ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए है, और बी वाला जो सब ग्रुप है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए है, ठीक है। याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की जो बात चल रहा है। तो मेन नॉर्मल और मेन ग्रुप एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक, ठीक है। ये मेन ब्लॉक के लिए क्या रखा गया, ए वाला, और बी वाले में क्या आएगा, एक ही में 1A 1B ना। ए में क्या आ रहा है, मेन ग्रुप, एस ब्लॉक पी ब्लॉक मेटल, मतलब एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बी में क्या आ रहा है, ट्रांजिशन यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं। और ग्रुप 8 जो है उसमें consisted 9 elements placed in the 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और लास्ट वाला जो ग्रुप 8 है उसमें 3 करके एलिमेंट्स को टायर्स फॉर्म में रखा गया था, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शोड द सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा गया था। याद रखना, टोटल 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप, 1 से लेके 7 तक 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 7A 7B 6A 6B 5A 5B 1A 1B 2A 2B। उसमें 8 वाला, उसमें कोई ग्रुपिंग नहीं, सब ग्रुप नहीं है, 8 ही होता है। उसमें ट्रायड फॉर्म में 9 एलिमेंट 3 करके टोटल 3 ग्रुप ट्रायड बनाया गया था, और 3 इंटू 3 9 एलिमेंट टोटल रखा गया था। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड आपको ये 8 और यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट को सिमिलरली हमें प्लेस किया गया था। ये था उनका फर्स्ट, उनका जो अप्रोच बहुत अच्छा था कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम की आइडिया उन्होंने दिया था। टोटल 63 एलिमेंट था एंड नोबेल गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं था, ठीक है। अब मेरिट्स एडवांटेज क्या होता है, स्टडी द एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्लासिफाइड ग्रुप एंड, ग्रुप में होने से क्या होता है, एक ग्रुप के एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये फायदा होता है। इसलिए उन्होंने, बहुत जरूरी था ग्रुप वाइज इसको सजाना, तो उन्होंने फर्स्ट ग्रुप वाइज उन्होंने सजाया और उन्होंने सिस्टमेटिक एंड ईजियर बना दिया, ठीक है। और उन्होंने देखो जहाँ पे उन्होंने जैसे कि उन्होंने, उनको कुछ नहीं मिला ना, उन्होंने फ्री स्पेस छोड़ दिया। उन्होंने पहले वाले जैसा ऐसा नहीं किया कि हमें न्यूलैंड ऑक्टेव ऐसा नहीं किया कि 8 की गैपिंग। आप ठीक है, आप एक गैप बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन 8 बोलना वो ठीक बात नहीं था, क्योंकि बाकी एलिमेंट भी आगे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी 8 की बात ही रिपीट करेगा नहीं भाई, 18 की बात भी तो रिपीट कर सकता है, 32 एलिमेंट्स की बात भी तो सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो सकता है, क्योंकि उनके टाइम पे डी ब्लॉक एलिमेंट का उतना आइडिया न्यूलैंड के टाइम पे नहीं था, ठीक है ना, ऑक्टेव रूल में। तो उन्होंने क्या बोला, मेंडलीफ लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज करेक्टली। तो उन्होंने ऐसा नाम दिया इक्का एल्यूमिनियम, जिसका नाम रखा उन्होंने गैलियम, इक्का बोरॉन, कैंडियम। मतलब आप लोग टेबल में देखोगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पे टेबल है, टेबल कहाँ गया, टेबल कहाँ गया, कहाँ गया टेबल, ये देखो इनका टेबल में देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 में देख लो, जैसे मैंने बताया था 8 में देखो 3 के ग्रुप बना के 9 एलिमेंट डाला। ये देखो यहाँ पे 3, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स है, यहाँ पे 3 कितना हुआ 6, यहाँ पे 3 कितना हुआ 9 एलिमेंट्स हुआ। इसमें कोई सब ग्रुप नहीं है, ए बी नहीं है, लेकिन इसमें सब ग्रुप है ए बी ऐसा करके सब ग्रुप बनाया था उन्होंने, ए बी, ये एनसीईआरटी का ही है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसा बनाया, ठीक है। उन्होंने ऐसा बना दिया। और उन्होंने जैसे कि ए में अगर पोटेशियम रख रहे तो इसमें क्या रख रहे, इसमें कॉपर मतलब डी ब्लॉक रख रहे। ये अगर मेन ग्रुप है तो बी में क्या रख रहे, देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, एक में अगर मेन ग्रुप रख रहे तो उसमें क्या रख रहे, मेन ग्रुप एस ब्लॉक पी ब्लॉक मेटल रख रहे। तो देखो अगर एक में ए में अगर मेन ग्रुप रख रहे मतलब नॉर्मल और मेन ग्रुप रख रहे तो बी में ट्रांजिशन मेटल्स मतलब डी ब्लॉक मेटल्स वगैरह आएंगे। कहाँ पे, मेन आपका बी वाले में। तो देखो यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे पोटेशियम रखा तो यहाँ पे कॉपर को रखा, ठीक है। ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है, उसमें मिसिंग मिल रहा है मेरे को, ठीक है। और जो जगह उन्होंने मिला नहीं वो जगह उन्होंने खाली छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से 63 एलिमेंट्स है, तो 63 एलिमेंट को छोड़ के बाकी उन्होंने जगह खाली रख दिया। ये डिस्कवर हो सकता है, तो उनके हिसाब से उन्होंने इक्का नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, इक्का नाम रख दिया, ठीक है। तो
तो इनका वो अच्छा लगा। ये डायग्राम ऑलमोस्ट उसका ही है, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी का ही है। इसमें भी गलती वगैरह मतलब पूरा गलती मतलब पूरा पूरा ठीक ठाक नहीं है, समझने लायक है, क्योंकि उस टाइम में पीरियोडिक टेबल उतना कंप्लीट नहीं था, तो समझ नहीं सकते हो कि 7-8 ग्रुप है, 1 से लेकर 7 तक। हाँ, ये बात ठीक नहीं। ये 0 ग्रुप जो है ना, ये मेन बात है। मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो मैं तुमको बताता हूँ पीरियड कितना है, बताओ पीरियड कितना है। 0 ग्रुप का आइडिया मैंने आपको नहीं दिया। पीरियड कितना है सर, 7 पीरियड है। कैसे पता चला सर, 1 2 3 4 5 6, हॉरिजॉन्टल लॉ को पीरियड बोलते हैं, ठीक है, 7 पीरियड है। सर ग्रुप कितना है, 8 है, 1 2 3। ग्रुप 0 मतलब क्या है पता है, यहाँ से ए बी है। ग्रुप 0 का मतलब क्या पता है, ग्रुप 0 का मतलब तुम्हारा जो नोबेल गैसेस को बाद में ऐड करके एक नाम दिया गया। अगर ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से हम बात करें तो 7 पीरियड 8 ग्रुप है। न्यू कन्वेंशन के हिसाब से बात करें 7 पीरियड एंड ग्रुप 9 हो गया, क्योंकि इसने एक ग्रुप 0 बोल के मॉडर्न बाद में उसको नोबेल गैसेस को इंक्लूड कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा 9 ग्रुप हो गया, प्रैक्टिकली 9 ग्रुप हो गया, लेकिन उनके हिसाब से 8 ग्रुप होता है। उसमें से 1 से लेके यहाँ से 1 से लेके 7 तक ए बी क्या डिवाइड कर, ए में नॉर्मल एंड मेन ग्रुप एलिमेंट, बी में आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है, समझ गया। अब इसमें जैसे कि इन्होंने कहा गया, जैसे कि जो जो जैसे कि आपको मान लो मेरे को गैलियम है, ठीक है, जैसे इक्का एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम उनके पास टाइम के साथ इलियम एल्यूमिनियम लाइक सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाला उसको रख दिया उन्होंने इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर बाद में ये जाके गैलियम हुआ, तो ये सब उन्होंने इक्का बिक्का नाम रख दिया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी लाइक इक्का सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। नाम नहीं पता था उनको, डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने खाली जगह छोड़ा था। ये उसकी सबसे सुंदर बात है, ठीक है, छोड़ा था उनके पीरियोडिक टेबल में। तो इनका पीरियोडिक टेबल याद रखने का कोई सेंस नहीं बनता, आज के डेट में उतना जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ उसको कंपेयर करके जरूर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, इन्होंने बढ़िया सा काम किया, उन्होंने बढ़िया सा काम किया। देखो मैं बताता हूँ क्या काम किया। जैसे कि वेट, एटॉमिक वेट होता है इक्विवेलेंट वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। पहले जो बेरिलियम था, बेरिलियम का जो वैलेंसी था वो पहले 3 कंसिडर करते थे, इसलिए जब 3 से मल्टीप्लाई किया गया, उसका जो इक्विवेलेंट मास होता है ना, इसका वैलेंसी मान लो 3 है, पहले कंसिडर किया था, तो 3 इंटू, तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो बेरिलियम का होता है 4.5। तो ये एक्चुअली क्या आता है, 3 आता है आपका 13.5, जो गलत है, उसका एटॉमिक वेट 13.5 नहीं होता है। लेकिन अगर वैलेंसी आप उसको 2 पकड़ोगे तो 2 इंटू 4.5 कितना आता है, आता है आपका 9। तो 9 जो है वो बेरिलियम का ओरिजिनल क्या है, मास है। बेरिलियम का मास कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, 9 है। तो जैसे ही वैलेंसी को उन्होंने वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई किया, मतलब कैसे करेक्ट किया, उन्होंने ठीक ठाक ग्रुपिंग किया, तभी तो वैलेंसी आया, तभी तो उसका वैलेंसी 2 आया। पहले वैलेंसी कितना हुआ करता था, पहले वैलेंसी 3 हुआ करता था, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13.5 आएगा, जो गलत है। बेरिलियम का मास 13.5 एटॉमिक वेट नहीं होता है। फिर उसको जब वैलेंसी को करेक्ट किया, 3 के 2 किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आया, और 9 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। 9 जो है वो क्या है बेटा, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। ये जो 2 है वो करेक्टेड वैलेंसी है, ये करेक्टेड है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, और ये करेक्टेड है, ठीक है, ये करेक्टेड है, और ये रॉन्ग है, ये वाला क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इन्होंने एक काम किया। दूसरा अब देखते हैं डीमेरिट्स। तो उन्होंने तो पहले काम भाई हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम यानी कि ग्रुप एंड पीरियड में उन्होंने सजा दिया, बहुत बड़ा बड़ा काम किया। फिर उन्होंने वैलेंसी को ऐसे सजाने के बाद क्या हुआ, एग्जैक्ट मास आ गया, करेक्ट, बहुत सारे एटम का मास, जो एटॉमिक मास को क्या किया गया, करेक्ट किया गया, क्योंकि उनको प्रॉपर वैलेंसी पता चला, क्योंकि एक ग्रुप में एक फिक्स वैलेंसी होता है, तो वैलेंसी को उन्होंने पता किया, वैलेंसी को पता करने के बाद मास भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होगा, अभी तक हमारा जो मेनली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टेबल में हाइड्रोजन का कोई भी पोजीशन को नहीं दिया गया, ठीक है। अब क्योंकि जो फर्स्ट यहाँ पे ग्रुप में दिया गया, फर्स्ट ग्रुप में सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन का बिठा नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसलिए हाइड्रोजन का प्रॉपर पोजीशन नहीं दिया गया था, ठीक है।
पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट। जैसे कि मान लो कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, तो एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर 12, तो ये होता है आइसोटोप। तो आइसोटोप को कहाँ रखें, अगर मान लो जैसे कि कार्बन का 2 आइसोटोप हो गया, मान लो क्लोरीन का हो गया 1735, क्लोरीन 1737, तो अलग अलग आइसोटोप। तो अगर मास के अकॉर्डिंग सजा है तो 35 को एक जगह पे बॉक्स में देना होगा, 37 वाला आइसोटोप को दूसरा बॉक्स में देना होगा। एक ही एलिमेंट दो अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उन दोनों को पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह क्यों दे। बात समझ में, इनके अकॉर्डिंग अगर मास के अकॉर्डिंग करोगे तो क्लोरीन 35 को एक जगह देना पड़ेगा और नेक्स्ट क्लोरीन 37 को देना पड़ेगा। बात समझ में ना, तो मास के अकॉर्डिंग करोगे तो आइसोटोप का कोई भी जगह वहाँ पे नहीं है। ये उनका लोगों ने क्वेश्चन किया बाद में कि भाई अगर आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजा रहे हो तो ये सब क्या है, 35 क्या है, मास है ना, तो अगर इनके अकॉर्डिंग सजा रहे हो तो इनको अलग अलग जगह दो। ये क्लोरीन को कितने बार जगह दोगे, और इनका अलग और भी आइसोटोप्स है, इसका भी और आइसोटोप है, तो कितना दोगे। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, तो एक ही हाइड्रोजन का जगह नहीं हो रहा, तीन आइसोटोप को कहा दोगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास करोगे तो ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, पढ़ना बाकी आप लोग पढ़ना। ठीक है, दूसरा एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट, एनोमेलस मतलब रैंडम। ठीक है, जैसे कि आर्गन का मास कितना होता है 39.9 और पोटेशियम का मास कितना होता है 39.1। अब पीरियोडिक टेबल में एक बार देखो, पीरियोडिक टेबल में देखो, ये देखो पीरियोडिक टेबल में देखो। ठीक है, आर्गन कहाँ है, आर्गन देखो यहाँ पे, ये तो एटॉमिक मॉडर्न है, आर्गन 18 है और पोटेशियम कितना है 90 है। क्या देखना है, एटॉमिक नंबर तो है 18 90, लेकिन मास के हिसाब से आर्गन का मास देखो, मन लगा के देखो, आर्गन का मास कितना है, ज्यादा है, पोटेशियम का मास क्या है, पोटेशियम का मास कम है। तो उनके अकॉर्डिंग पोटेशियम पहले आएगा, आर्गन बाद में जाएगा, तो मास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास ना, एटॉमिक मास ना, तो ये है, ये ड्रॉबैक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिखा दिया भाई, पोटेशियम बाद में आता है, आर्गन पहले आता है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो किया गया, तो ये भी इनका क्या है, लिमिटेशन है, क्योंकि उनका मास के अकॉर्डिंग करोगे तो बेटा ये मास ज़्यादा है तो बाद में आना चाहिए, पोटेशियम पहले आना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या मास के अकॉर्डिंग है, तो कोबाल्ट में भी, निकल में, हर जगह पे क्या हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, क्योंकि मास के अकॉर्डिंग उन्होंने किया। ठीक है, लाइक एलिमेंट प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप, जैसे कि एलिमेंट में सिमिलर प्रॉपर्टीज को क्या होना चाहिए, एक ही ग्रुप में होना चाहिए। ग्रुप मतलब बेटा ऐसा वर्टिकल लाइन, सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक ही ग्रुप में होना चाहिए, नेक्स्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक ही ग्रुप में होना चाहिए। ठीक है, तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर समटाइम्स सेपरेटेड, कभी कभी एक सिमिलर ग्रुप के मतलब ये और ये सिमिलर है तो उसको अलग अलग ग्रुप में दिया गया, एक दिक्कत है। जैसे कि प्लेटिनम एंड गोल्ड, ठीक है, दोनों ही क्या है, मेटल है, हैव कंपेरेबल केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों ही कंपेरेबल है, येट प्लेटिनम वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 8 एंड गोल्ड जो प्लेस हुआ वो 1B में प्लेस किया गया, तो ये गलत बात है। सिमिलर एलिमेंट को सिमिलर गेट में देना चाहिए, एक को आप कश्मीर में दे रहे हो और दूसरे को कन्याकुमारी में दे रहे हो, ये बात सही नहीं है, दोनों को अलग अलग देना ठीक नहीं हुआ, एक साथ देना चाहिए, क्योंकि उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये हुआ। अनलाइक एलिमेंट, जो अनलाइक मतलब सेम प्रॉपर्टी वाला नहीं है, उनको अलग देना चाहिए, उनको सेम जगह पे प्लेस कर दिया गया। जैसे कि डिसिमिलर एलिमेंट्स वर ग्रुप टुगेदर, ये तो अच्छी बात नहीं है, जो सिमिलर है उनको एक ग्रुप में देना चाहिए और वो उल्टा कर दिया, सिमिलर को अलग अलग ग्रुप में दे दिया, और जैसे कि गोल्ड प्लेटिनम, और डिसिमिलर को अलग अलग ग्रुप में देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, कभी कभी उनका क्लासिफिकेशन में डिसिमिलर एटम्स को भी कभी एक दो जगह पे सेम ग्रुप में डाला गया। जैसे एग्जांपल ग्रुप 1 हाईली रिएक्टिव एल्काली मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम लिथियम होता है, वो आर प्लेस्ड अलोंग विद द ट्रांजिशन मेटल्स, आज ये इनको देने की क्या जरूरत था, इतना रिएक्टिव मेटल के साथ इनको क्यों दिया, इनका प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है, दोनों मेटल हो सकता है लेकिन एस ब्लॉक मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, इनके साथ इनका देना ठीक बात नहीं हुआ, तो इन्होंने घोर अन्याय किया, तो इनके लिए इनको खारिज किया गया। ठीक है, लेफ्ट में होता है एफ ब्लॉक में जो होता है लेंथेनाइड एंड एक्टिनेट्स होता है ना, वो एफ ब्लॉक होता है। इट वाज नॉट क्लियर दैट द सीरीज विद लेंथेनाइड एक्टिनेट्स, कहाँ पे लेंथेनाइड एक्टिनेट्स होता है मैं दिखाता हूँ आपको, ये होता है लेंथेनाइड एक्टिनेट्स। ठीक है, ये होता है, ये नीचे देख रहे हो आप लोग, ये नीचे दो देख रहे हो, ये ब्लॉक होता है, ये पहले वाले को बोलते हैं, देखना देखो भाई, ये जो नीचे दो देख रहे हो, पहले वाले जो रो है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड, उसको बोलते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, इन दोनों को कुछ क्लियरिटी नहीं है, इनको कहाँ प्लेस करें, सारा तो बात ऊपर वाले को कर रहे हो, हम भी तो इंसान, हम भी तो इस परिवार का मेंबर है, हमें भी तो शामिल कर लो, तो इनको शामिल नहीं किया, तो ये भी क्या है, ड्रॉबैक है, ये भी क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो होता है वो पढ़ेंगे क्या है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, जिनका जिनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो रहा है, उनको सेम इंटरवल में रिपीट क्यों हो रहा है वो उन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि उनका ग्रुपिंग सिस्टम ही क्या है, कई जगह पे गड़बड़ी है। इसे क्या बोला, कई जगह पे क्या है, गड़बड़ी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए,
ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, कहाँ गए भाई, ये देख रहे हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो ये सब, इनको बोलते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको बोलते हैं कॉइनेज मेटल, बाद में पता चलेगा। इनका क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम होता है। इनकी बात करें, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इनका प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, सेम होता है। तो इनका फिजिकल केमिकल बिहेवियर क्या होता है, मैच होता है। तो वो क्या होता है ना, ये रिएक्टिव, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे गया, नॉन मेटल्स है, हीलियम है, नॉन रिएक्टिव है, छोड़ो, फिर से जैसे ही नियॉन खत्म हुआ ना, फिर से यहाँ पे आया, क्या हो गया, ये फिर से रिएक्टिव, रिएक्टिव से धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम हो रहा है, फिर आ रहा है ये रिएक्टिव, फिर आ रहा है रिएक्टिव, मतलब एक प्रॉपर्टी की एक इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, ये रिएक्टिविटी रिपीट हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल के साथ बाद वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इनका जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक क्या होता है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो अगर ग्रुपिंग ही प्रॉपर्ली नहीं किया होगा, अगर ग्रुपिंग ही प्रॉपर्टी नहीं किया होगा, तो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पीरियोडिकली रिपीट करेंगे, पीरियोडिकली मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद कैसे वो रिपीट होगा, ठीक है। तो ये उनका क्या है, बहुत बड़ा सा ड्रॉबैक है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और डोंट वरी, ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आया हमारा, मॉडिफाइड मेंडेलिक टेबल, मेंडेलिक टेबल को क्या क्या मॉडिफाई करने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, ओके, पानी पिया जाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बहुत ही सिंपल है समझना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोजली, ठीक है। अनलाइक मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल, इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट नहीं है, ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर यानी कि जेड के ऊपर ये बेस्ड है। मोजली एक्सपेरिमेंट विथ एक्सरे स्पेक्ट्रा shows that the frequency of X-ray emitted by an element is proportional to the square root of the atomic number। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने ये सब चीज़ें देख लिया। मान लो कि मेटल है, अरे एक चैम्बर ले लो, ठीक है, एक चैम्बर ले लो आप लोग, ठीक है, ये सब करते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से एक मेटल को बॉम्बार्ड कराओ, फिर मेटल का क्या होता है, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ट्रांजिशन होता है, उसके वजह से क्या होता है, जब इमिट होता है, इमिशन होता है, तब रेडिएशन आता है कि नहीं, एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आता है, जो जो अगर उसके लिए भी रेंज होता है। जो एक्सरेज उन्होंने देखा, तो अलग अलग मेटल के साथ जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो वो उन्होंने देखा कि उसको जो उन्होंने जब ग्राफ ड्रॉ किया, उन्होंने ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया, मैं ग्राफ दिखा देता हूँ। उनका ग्राफ ऐसा था, इधर था रूट ओवर ऑफ न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर जेड, और ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा आया, मतलब जेड के साथ आप लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन देखा था, एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बाकी सब तो कांस्टेंट है, छोड़ो, न्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, दोनों साइड रूट लगा दो तो क्या होगा, रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। हो रहा है कि नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसका अगर आप क्या बताओ, उसका आप अगर एक्सप्रेशन लिखोगे, अब देखो एक्सप्रेशन में क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये एक ऐसा आया कि रूट न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस, कोई लिखता है बी और कोई लिखता है न्यू इंटू ए इंटू जेड माइनस सिग्मा, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ये इसको अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, रूट न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस ए इंटू बी या ए इंटू सिग्मा, जो भी करो। और देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन, सर जेड माइनस सिग्मा का मतलब होता है जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसका बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो ये क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट वो भी क्या है, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, तो ये होता है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा स्ट्रेट लाइन पाया गया,
और उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने मतलब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से अलग अलग मेटल पे जो उन्होंने बॉम्बार्डिंग किया, फिर जो एक्सरेज वहाँ पे जनरेट हुआ वो अलग अलग मेटल की, तो वो एक्सरेज जो हो रहा तो उनको उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने उसी का फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड, अलग अलग मेटल होने से बेटा जेड वैल्यू भी चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड वैल्यू ग्राफ ड्रॉ किया तो उन्होंने स्ट्रेट लाइन पाया। मतलब ये जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो जिसके हम बात कर रहे हैं वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, एटॉमिक नंबर जेड के ऊपर वो डिपेंडेंट, जेड के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है। तो ये भी उन्होंने कर लिया। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ए होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसमें मैंने रफ आइडिया दिया पे। मॉडर्न पीरियोडिक स्टेटमेंट के तहत फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। याद रखना ये एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एटॉमिक नंबर अगर बोलोगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे कि मैंने बताया आइसोटोप को जगह नहीं दिया, अगर अरे भाई अगर क्लोरीन है यहाँ पे 17 है 35 है और ये क्लोरीन 17 है 37, ये अलग अलग क्यों देंगे भाई, हम तो एटॉमिक नंबर पे ऊपर कर रहे हैं, जेड के ऊपर कर रहे हैं, तो एक ही क्लोरीन के लिए एक ही पोजीशन फिक्स है। अब कितना आइसोटोप तुम्हारा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ऑलमोस्ट सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया उन्होंने। क्या किया, एटॉमिक नंबर के ऊपर सजाया। फिर हमने क्या था ना सर, आर्गॉन एंड ये पोटाशियम, अरे इसका एटॉमिक नंबर 18 है, ये 19 है बेटा, 18 तो आगे आएगा 19 तो बाद में आएगा। मास नंबर उल्टा सीधा है, तो आप मास नंबर के ऊपर करने के लिए किसने बोला था कि मास नंबर तो गलत है, इसलिए उन्होंने एटॉमिक नंबर जैसे ही किया तो ये वाला प्रॉब्लम भी जो पहले ड्रॉबैक था मेंडलीव का वो ड्रॉबैक भी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका आगे तो ये आगे आएगा, एटॉमिक नंबर इसका बाद में है तो बाद में आएगा, मास के हिसाब से नहीं है, तो मास नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप द बोर, हाँ डेवलप फ्रॉम बोर बारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रपोज बाय रैंग एंड वार्नर। ये नाम है लेकिन इनका बहुत योगदान है तो मैं इनको क्रेडिट जरूर देना चाहता हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, डोंट वरी, बट देना तो चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न, वो 7 हॉरिजॉन्टल रो अभी भी 7 ही है, मेंडलीव वाला ये 7 ही है, लेकिन भाई ग्रुप बहुत चेंज हो गया। वर्टिकल कॉलम जो होता है, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड तो अभी भी 7 है, ठीक है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन कॉलम जो है वो एक्चुअली कितना हो गया, 18 हो गया, मतलब ग्रुप हो गया 18 और हमारा पीरियड जो हो गया 7 हो गया, ठीक है, ये है। और ग्रुप आर नंबर 1 to 18 एज पर IUPAC। आप रोमान में नहीं लिखोगे, आप नंबर में लिखोगे, IUPAC के अकॉर्डिंग 1 से 18 तक हमारा ग्रुप नंबर है, ठीक है। ये बात समझ गया, ओके। अब देखो फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑफ ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको कैसे देखें, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वेरी गुड। ये जितने भी ग्रुपिंग देख रहे हो सबका क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम है, इसलिए उनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उनके वैलेंसी सेम है, तो बॉन्डिंग वगैरह भी सेम बॉन्डिंग, मतलब कंपाउंड वो फॉर्म करते हैं सेम कंपाउंड, इसलिए स्टडी करना आसान है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड मिडिल ग्रुप 3 to 12। देखो यहाँ 3 से लेके 12 तक हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गलत बात है, 3 से लेके 12 तक थोड़ा ठीक कर लेना, 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, मैं ठीक करके देता हूँ आपको डेफिनेशन पता चलेगा। 3 से लेके ये 12 तक ट्रांजिशन की बात करें, 3 से लेके 12 तक है डी ब्लॉक, ठीक है, डेफिनेशन आएगा, टेंशन मत लेना। एंड आपका ट्रांजिशन की बात करें तो ठीक है, 1 से लेके 3 से लेके 11 तक ट्रांजिशन, मैं डेफिनेशन बताऊंगा क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, याद रखना। तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेंथेनाइट एक्टिनाइट को भी अलग से सेपरेटली नीचे दिया गया। देखो लेंथेनाइट एक्टिनाइट को सेपरेटली अलग से नीचे दिया गया, तो कोई टेंशन नहीं, कोई मारा मुरी धक्का बुक्की नहीं। नोबेल गैसेस सर ग्रुप 18 में सारा नोबेल गैसेस को दिया गया, ये ग्रुप 18 है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 18 नोबेल गैसेस, सारा नोबेल गैसेस को ग्रुप 18 में दिया गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ग्रुप करेक्टेड ओल्ड वर्सेस न्यू। ओल्ड कौन सा है, रोमान जितने भी माने ये रोमान जितने भी देख रहे हो वो ओल्ड है, और 1 2 3 4 जो हमारा नॉर्मल देख रहे हो वो क्या है, हमारा न्यू है, और ओल्ड वाले को रोमान में दिया गया, ठीक है। ग्रुप ए का मतलब होता है 1A का मतलब होता है ग्रुप 1 एल्काली मेटल्स, 2A का मतलब होता है ग्रुप 2 एल्काली अर्थ मेटल, ग्रुप 3B 7 to 7B इसको बोलते हैं ग्रुप 3 to 7, ठीक है। ग्रुप 8 को बोला गया, ग्रुप 8 9 10 को एक साथ क्या बोला, ग्रुप 8 पुराना वाला, 1A 1B को बोला गया ग्रुप 11 and 12,
ग्रुप 3A को बोला ग्रुप 13, 4A को बोला 14, 5A को बोला 15, 6A 16, 7A 17 और 0 मतलब हमारा नोबेल गैस बताया था मैंने। नोबेल गैस को बाद में इंक्लूड किया गया तो नोबेल गैस हो गया हमारा 18। तो इनको मॉडर्न के साथ पुराना वाले को जस्ट मार्च करके दिखाया गया, ठीक है। एलिमेंट तब कम था, अब तो एलिमेंट पूरा है, एकदम पूरा 118 एलिमेंट्स अभी मौजूद है, ठीक है। समझ गया, हो गया। फिर ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। याद रखना इनको बेटा एस ब्लॉक बोलते हैं, याद रखना इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इनको डी ब्लॉक बोलते हैं, इनको पी ब्लॉक बोलते हैं, इनको एफ ब्लॉक बोलते हैं। क्यों? हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ लिया। एस ब्लॉक क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गोज टू दी एफ, वो एस सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है इनका। जैसे कि इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लो 4s1 3s1 3s2 4s2 6s2, सारा क्या है, सारा ये क्या है, सारा हमारा एस सबशेल में एंट्री करता है इसलिए एस ब्लॉक। डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंट्री करता है इसलिए डी ब्लॉक। पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल एंट्री करता है जैसे कि 4p5 5p5 2p5 2p4 3p4 3, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी सबशेल में, इसलिए पी ब्लॉक। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जा रहा है तो दिस इज एफ ब्लॉक। ये होता है। ये टोटल हमारा ग्रुप 18 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ पे ग्रुप क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। ये पूरा डी ब्लॉक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है ना 11 तक, इसको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। क्यों ट्रांजिशन मेटल? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक का मतलब होता है सिंपल डेफिनेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है, खत्म। ट्रांजिशन का डेफिनेशन होता है कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिखाना चाहिए, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो दिखाना चाहिए इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए। जैसे कि इन सब का इनकम्प्लीट डी सबशेल है। अब बोलोगे कॉपर का तो सर 4s1 3d10, कोई बात नहीं बेटा, इनका कॉपर +2 कर लो। तो कॉपर +2 में क्या दिखोगे, कॉपर +2 में इसको जैसे कि उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें आपको दिखेगा 3d9, तो ये दिक्कत वाली बात है। जिंक में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +2, तो फिर भी ये d10 है, तो ये इसलिए ये डी ब्लॉक है और ये ट्रांजिशन नहीं है। लेकिन ये सब, ये तीनों जिंक कैडमियम मार्किन, ये तीनों ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन ये डी ब्लॉक भी है, ट्रांजिशन भी है। मतलब ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक मेटल्स बट ऑल डी ब्लॉक मेटल्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये तीनों ओनली डी ब्लॉक है बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन को भाई सबको यहाँ पे रखा गया, हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं दिया कि सब एल्काली मेटल्स है। हाँ, एस ब्लॉक के हिसाब से बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है, ठीक है। जैसे कि हीलियम को भी देख लो, ये नोबेल गैसेस है, ये नोबेल गैसेस है, ठीक है। और लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, तो ये भी एस ब्लॉक में आना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें है पीरियोडिक टेबल में, चलता है, ठीक है ना, चलता है पीरियोडिक टेबल में। और अभी हमारा फिलहाल जो पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। वो क्या हो चुका है बेटा? कंप्लीट हो चुका है, पूरा 118 एलिमेंट्स तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इनको एफ ब्लॉक बोलते हैं, इसको लेंथेनाइट बोलते हैं, एक्टिनाइट बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में और भी करेंगे। खत्म नहीं हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ पीरियोडिक टेबल, अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा चीज़ अभी हमें देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये अलग संसार का है, ठीक है। इसमें देखो पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 सबशेल क्या होता है, ये सब होता है, ठीक है। 1s 2s 3p, ये सब क्वांटम नंबर पढ़ लिया। टोटल नंबर एलिमेंट इन फर्स्ट पीरियड में कितना होता है? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड में 8 होता है, आपने देख लिया होगा। सेकंड पीरियड में 8 होता है, गिन लो। एक फर्स्ट पीरियड में 2 ही होता है, हाइड्रोजन हीलियम। सेकंड पीरियड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पीरियड में भी 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। फोर्थ पीरियड में कितना होता है? 18 होता है, तो ये लॉन्ग होता है और ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे शॉर्टेस्ट होता है। फिर लॉन्ग होता है, फिर इसमें जाओ क्योंकि फिफ्थ पीरियड में जाओ, टोटल कितना होता है? 18 एलिमेंट्स होता है। एंड अगर आप 6th एंड 7th पीरियड में जाओगे तो आपको 32 एलिमेंट दिखने को मिलता है, टोटल 32 एलिमेंट। सर कहाँ से 32 हो गया? इधर गिनने से तो सर 1 2 3 4 5 6 7 18 हो रहा है, 32 कहाँ दिख रहा है भाई साहब? यहाँ पे देखो 56 57 72 72 72 हो गया, मतलब 57 58 से लेके 71 तक बेटा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कहाँ पे है? इस जगह पे है। और समझना रे, और समझना, यहाँ से लेके यहाँ पे देखो 89 की बार 104, मतलब 90 से लेके 103 तक कहाँ पे है?
यहाँ पे है, तो इनको गिनने से 32 आता है, तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। 6 एंड 7 क्या है हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड है। इनको ये लेंथेनॉइड हमेशा फिक्स्ड है, ग्रुप नंबर 3 के अंदर में आता है, यहाँ से आता है। क्योंकि इनको अलग इसलिए किया गया क्योंकि इनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सब सिमिलर। अगर इनको यहाँ पे रखोगे, धक्का मारोगे तो ये बाहर चला जाएगा पीरियोडिक टेबल से। और याद रखना इनका जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, तो अगर अगर आप इसको रखोगे, इसको यहाँ पे रखोगे, तो ये दूर चला जाएगा, तो ये जो सेम सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है वो बाहर चला जाएगा, और एक डिसिमिलर वाला पीरियोडिक एलिमेंट वो यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए इनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण ऑलमोस्ट इनको अलग से लिखा गया। लेकिन मत समझना कि ये पीरियोडिक टेबल के बाहर के एलिमेंट है, ये पीरियोडिक टेबल का ही हिस्सा है, ये पीरियोडिक टेबल का ही फैमिली में आता है। इनको ए ब्लॉक बोला गया। इनका जगह यहाँ पे है, लेंथेनॉइड सीरीज यहाँ पे है, एक्टिनॉइड सीरीज यहाँ पे है, एंड टोटल ये 6 एंड 7 पीरियड जो होता है वो दोनों लॉन्गेस्ट होता है। ये दोनों लॉन्गेस्ट होता है पीरियड, याद रखना सबसे लंबा पीरियड होता है। 32 एलिमेंट्स होता है, बाकी में 18 होता है, 8 होता है, 2 होता है। ठीक है, बात समझ गया। तो ये होता है आपका पीरियोडिक टेबल का पूरा गाना। ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन होता है, लॉन्ग पीरियड होता है, शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट होता है, शॉर्टेस्ट हमने बता दिया। ठीक है, आईपीसी नोमेनक्लेचर 100 के ऊपर जो एलिमेंट, अभी देखो आज के डेट में सोचो तो पुराना पीरियोडिक टेबल कहीं पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा वाला जो है ये वाला देखना पीरियोडिक टेबल, जिसमें इन सब में ट्रिपल डिजिट जितने भी है सब में नामकरण कर लिया गया, मतलब ये सब ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। अगर मैं पुराना वाला दिखाता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो लोडेड है वो पुराना पीरियोडिक टेबल लोडेड है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे देख रहे हो नाम नहीं है, UUB देख रहे हो, UUB मैं पूरा बड़ा करके दिखाता हूँ। इसमें क्या दिख रहा है आपको, UUB, UUT, UUQ, UUP, ये सब लिखा हुआ, नाम नहीं है, नंबर है, खाली है, लेकिन नोटेशन है। ये सब IUPAC ने इनको नोटेशन ये सब दिया कि ठीक है, इनको दिया गया। कैसे बोला कि ट्रिपल डिजिट जो होता है 100 से ज़्यादा, इनको कैसे करना, इनको कैसे करना है, देखो मन लगा के सुन लो। इनको कैसे किया, तो IUPAC ने ऐसा नाम दिया कि नेम ऑफ डिराइव फ्रॉम दी 3 डिजिट इन द एटॉमिक नंबर, ऐसे किया जाएगा। ईच डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय लैटिन ग्रीक रूट वर्ड दिया गया, बताऊंगा लास्ट में आपको कंबाइन करने के लास्ट में याम लगाना है, एडिट करना है। और वहाँ पे जैसे कि तो IUPAC का नोटेशन ऐसा है, 0 होने से उसको नील बोलोगे, तो थोड़ा जिसको डिनोट किया जाता है एब्रीविएशन होता है N, 2 1 होने से U, 3 होने से बाई मतलब B, 3 होने से ट्राई T, 4 होने से क्वाड पेंट हेक्स। एक्चुअली 7 हेप्ट होता है, लेकिन H एक बार आ गया ना तो इसलिए हेप्ट नहीं गया, इसको सेप्ट किया गया। ठीक है, ऑक्ट, उसके बाद 9 मतलब नॉन होता है, तो N ऑलरेडी एक बार ऑलरेडी है, इसलिए इसको इन किया गया। तो ये सब एब्रीविएशन है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया गया, देखना। और अगर आपको 101 करना है तो क्या लिखोगे, वो क्या लिखना है, 1 मतलब होता है U, 0 मतलब N, UNU मतलब उन, नील, उन, याम, लास्ट में याम लगाना है। सब में देखो लास्ट में याम है, सब में ये शायद जितना याद है 2022 के जितना याद है मुझे, 2022 नीट में यही से एक क्वेश्चन आया था, 2022 नीट में आया था। ठीक है, तो क्या पता, देखो पीरियोडिक टेबल तब भी कंप्लीट हो गया था, फिर भी क्वेश्चन तो दिया क्योंकि IUPAC का है। फिर 105 में क्या लिखोगे, UN, और 5 का मतलब होता है 5 का मतलब P, 105 में UNP, नाम क्या होगा, उन, नील, पेंट, लास्ट में याम लगाना मत भूलना क्योंकि ये होता है। ठीक है, ऐसा करके सारा बाद में इनका IUPAC ने इनका ऑफिशियल नेमिंग जब डिस्कवर हो गया तो ऑफिशियल नेमिंग दिया गया, लेकिन ये उनका पुराना था जिसके मदद से हमने 101 से लेकर 118 तक हमने ट्रिपल डिजिट जितने भी है 100 के बाद 100 के बाद इनको पहले ऐसा लिखा जाता था, अब ये है। आपको मैंने सिस्टमेटिक करके दे दिया क्या करना है। क्यों इसका नाम सेप्ट रखा गया, क्यों, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ना है, जस्ट नोट डाउन करना है, प्रॉपर नोट बनाना है, पढ़ना है। जो बंदा यहाँ से देख के प्रॉपर नोट बनाएगा ना तो उसको सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि जितना समझाना जरूरी है मैं सब समझा रहा हूँ, आपको उतना टेंशन वाली फीलिंग नहीं लेना है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि मुझे पानी की बहुत ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स इन ब्लॉक, यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो देखो इनका जनरल दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक क्या होता है, वो होता है NS1 से लेके 2। मतलब N का मतलब क्या होता है,
ये तो एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, ऑफकोर्स एस ऑर्बिटल में जाएगा। ये जो एन होता है ना, वो होता है पीरियड नंबर, कौन से पीरियड में है, कहाँ पे लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। एन का मतलब होता है कौन से पीरियड में होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ यहाँ से समझ लो, मैं अगर बात करूँ इस पीरियोडिक टेबल में, ये क्या होता है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे मान लो 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1, मतलब इनको अगर मैं सिंपल करके लिखूँ, इनको मैं लिख सकता हूँ, इनका जनरल लिखो अगर अल्काली मेटल का, तो इनको मैं लिख सकता हूँ 1 नहीं, इनको लिख सकता हूँ NS1 और इनको लिख सकता हूँ NS2। एन का मतलब पीरियड नंबर, जैसे कि सेकंड पीरियड हो गया तो 2s1, थर्ड पीरियड हो गया तो 3s1, फोर्थ पीरियड हो गया तो 4s1, फिफ्थ पीरियड हो गया तो 5s1, सिक्स पीरियड 6s1, सेवन पीरियड 7s1। ठीक, ये वाले में आ जाओ, तो क्या बोला NS2, क्योंकि एस ब्लॉक में 1 से लेकर 2 में होता है। अगर जनरल एस ब्लॉक की बात करें NS 1 से लेकर 2, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, मैं ये अगर ये क्या है 1 और 2 क्या है, 1 है ग्रुप नंबर, 2 क्या है ग्रुप नंबर, याद रखना। NS 1 से लेकर 2 जो बोला, ये क्या है, ये है पीरियड नंबर, और ये जो 1 और 2 होगा ये होता है ग्रुप नंबर, ये होता है ग्रुप नंबर। 1 NS1 बोला मतलब ये फर्स्ट ग्रुप, NS2 मतलब सेवन ग्रुप। एन क्या है, सब पीरियड नंबर। तो अगर मैंने बोला किसी को बोला मैंने बोला कि 4s2, उसका मतलब है इसका पीरियड नंबर कितना होगा 4 और ग्रुप नंबर होगा, ये होता है फॉर्मेट। कंसेप्ट दे रहा हूँ भाई, कंसेप्ट ले लो, मजा आ जाएगा, कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो 4s2 ऐसा होता है। पी ब्लॉक की अगर बात करें, ये हो गया, ठीक है, NS2 हो गया। पी ब्लॉक की अगर बात करें, पी ब्लॉक का होता है एस तो फुलफिल होता है, तो क्या होता है NS2 NP 1 से लेके 6 तक, NP क्या होता है 1 से लेके 6 तक, बहुत सिंपल सी बात है। पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है NS2 NP 1 से लेके 6 तक, ये होता है सिंपल। अब ये सेकंड पीरियड है तो 2s2 होगा, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, सिंपल। थर्ड पीरियड की बात करें तो ऑफकोर्स एन तो क्या होता है, एन पीरियड नंबर होता है, तो 3s2 3p1 3s2 3p2 3s3 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3p6, खत्म। फोर्थ पीरियड की बात करें 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6, वही तो बात है, फोर्थ मतलब पीरियड नंबर। और जितना आपके क्या हो रहा है, पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट तो 1, सेकंड 2 3 4 5 6, सब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये 6 वाले पीरियड है, कितना पीरियड है, ये पीरियड नंबर 6, तो क्या होगा 6s2 6p1 6s2 6p2 6s2 6p3 6p4 6p5 6p6, ऐसा होता है। ये होता है पी ब्लॉक का। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में थोड़ा दिक्कत वाली बात डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में होता है, टेंशन नहीं, समय के साथ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत पढ़ेंगे और आपका एक सेपरेट चैप्टर भी है बेटा, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक बोल के एक सेपरेट चैप्टर है, डोंट वरी इसको लेकर। डी ब्लॉक में क्या होता है n-1 डी 1 से लेकर 10 और NS 0 से लेकर 2, बात करते हैं n-1 उसका मतलब क्या होता है, डी ब्लॉक में बात करते हैं। देखो ये क्या है 3D, ये कौन सा पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड की बात करें, डी ब्लॉक की बात करें, फोर्थ पीरियड, तो डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक के, ठीक है, फोर्थ पीरियड में क्या होता है NS2 n-1 डी 1 से लेकर 10, क्योंकि डी ब्लॉक लास्ट एलिमेंट डी में जाना ही पड़ेगा, और NS 1 से लेकर 2, ये होता है। और ये क्यों बताया था 1 से लेकर 2, क्योंकि हाफ फिल फुल फिल कन्फिग्रेशन, ठीक है, बताया था ये एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इसलिए यहाँ पे अगर स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में क्या हो रहा है, कौन से पीरियड का स्कैंडियम है, फोर्थ पीरियड का बेटा, तो एन का वैल्यू क्या हो गया 4, तो क्या लिखोगे 4s2 क्यों, क्योंकि देखो कैल्शियम तक 4s2 पूरा हो गया था 4s2। अब डी कौन सा होगा n-1 मतलब 4-1 दैट इज 3, और डी में कितना हो रहा है 1, डी में 1, ऐसा करके क्या होगा बढ़ता जाएगा D2, यहाँ पे 4s2 3d1 4s2 3d2 4s3 4s2 3d3, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया भाई, हाफ फिल्ड होता है, D5 क्या होता है हाफ फिल्ड, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर की क्लास लेके रखा, उधर जाके देखो, ये हाफ फिल्ड होता है। ये फिर क्या होगा D5 D6 D7 D8 D9 D10, D9 नहीं होता है, यहाँ पे भी फुल फिल्ड का कन्फिगरेशन होता है, ये होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये फिफ्थ पीरियड की बात करें तो क्या हो रहा है 5s2 होगा, और
डी कौन सा होगा, 5D नहीं होगा, यहाँ पे NH2NP होता है, यहाँ पे N-1D होता है, तो क्या रहा 5S2 N-1 मतलब 5-1 दैट इज 4D1, दैट इज 4D1। तो ऐसा करके चल रहा है। तो थोड़ा बहुत इसको एनोमलस भी मतलब कन्फिगरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, वो हम लोग सेपरेट एक चैप्टर है डीएनए ब्लॉक बोल के क्लास 12 में, और उधर जाके ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, उधर जाके ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना कि सर ने इतना तक ही क्यों बताया, आगे क्यों नहीं बताया, आगे आपको उतना अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। क्या करोगे बेटा, 12 भी तो पढ़ना है ना, 12 में डीएनए ब्लॉक चैप्टर नहीं है क्या, है, बताऊंगा सब कुछ, एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये होता है डी ब्लॉक में ज़्यादा नहीं होता, एक ही कंसेप्ट कहीं कहीं पे जाके, जहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए 3D4 4:2 ना होके 3D5 हो गया, क्योंकि D5 हाफ फील्ड होता है, और यहाँ पे 3D9 4:1 होना चाहिए, ना होके क्या हो गया 3D10 4:1 हो गया। क्यों हो गया, अरे भाई ये होने से क्या फ़ायदा है, ये होने से ये D10 क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है, तो ज़्यादा स्टेबल होता है, हाई एक्सचेंज नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है ना, एक्सचेंज एनर्जी हाई होता है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी होता है सिस्टम से, स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो ये वाला कंसेप्ट है। ये डी ब्लॉक में इतना ही देखा जाता है। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक में थोड़ा दिक्कत वाली बात है, लेकिन अभी फिलहाल इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसका कन्वर्ट एन माइनस, जैसे कि एन एस होता, जितने पीरियड है तो एन एस होगा, डी तो N-1 होगा, एंड एफ क्या होगा N-2 होगा। मतलब अगर ये तुम्हारा जो एफ जो स्टार्ट होता है ना, वो 6 पीरियड से स्टार्ट होता है, 6 and 7 पीरियड से एफ स्टार्ट होता है, 6 पीरियड में लेंथेनॉइड, तो 7 पीरियड में एक्टिनॉइड। तो अगर ये 6 हो रहा है, तो 6 के लिए, अगर इसके लिए क्या होगा, 6 पीरियड में क्या होगा, 6s2 होगा ऑफकोर्स, ठीक है। 6 पीरियड के लिए क्या होगा बेटा, 6s2 होगा। डी क्या होगा N-1 यानी कि 6-1 यानी कि 5 0 से लेके 1, ये बताऊंगा। एंड N-2f मतलब 6-2 4f 1 से लेके 14, 1 से लेके 14, ठीक है, 1 से लेके 14। अगर 7 पीरियड की बात करें तो क्या होगा, 7 मतलब 7s2, ठीक है। फिर 7 से एक कम N-1 डी ना, तो 6d 0 से लेके 1, फिर आपका 7-2 यानी कि 5f 1 से लेके 14। यहाँ पे ये सब देखने को मिलता है। सर यहाँ पे 5D में 0 1 क्या, बाकी 5D कहाँ होता है, एक्चुअली f फुलफिल होने के बाद बाकी 5D फिलिंग होता है, अलग बात है। इसके पीछे कारण है कि जितना जुड़ जाता है बाद में, तो क्या होता है न्यूक्लियस से जुड़ जाने के बाद ना वो एनर्जी लेवल जो होता है डीजेनरेट हो जाता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसा आपको देखने को ये एफ ब्लॉक का होता है। बाकी बातचीत हम एफ ब्लॉक में करेंगे, टेंशन ना लो। एफ ब्लॉक में ऐसा देखने को मिलता है कि पहला इनको फिलफिल कर दो, फिर F1 F2 F3 करके 14 कर दो। आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको एफ ब्लॉक में आपको दिखेगा, ये देखो F1 F2 F3 F4 ऐसा करके F पूरा एकदम देखो 4F 14 तक हो रहा है। 5F की बात करें, यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है 5F 14 बात चल रहा है, लेकिन इनके बीच में तो अंदर जो थोड़ा बहुत नाटक चलता है ना, ये थोड़ा कम ये ज़्यादा ये से चलता है ना, वो सब हम एफ ब्लॉक में डिटेल में बात करेंगे क्लास 12 में। वेरी सुन क्लास 12 के हेलो के बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर हम लोग डी ब्लॉक पढ़ लेंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, इसी साल हो रहा है, आपको मिल जाएगा। कोई 11 का बच्चों को अगर ज़्यादा जानना है तो डीएनए ब्लॉक वाली लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको अगर याद रखना है तो ऐसा आप याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है एफ ब्लॉक वाली। क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया, पहले ये सब एफ फिल होता है, फिर बचा कुछ इलेक्ट्रॉन जाता है, बाकी डी फिल होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है। फिर नीरबोर्ड ने ऐसा क्लासिफाई किया, इनर्ट गैसेस होता है भाई डी ब्लॉक, ये सब आपको पता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स कौन कौन होता है भाई, मैंने अब पढ़ लेना, यहाँ से आपको नॉलेज है। मैंने बता दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होता है, जिनका डी इनकम्प्लीट होता है, मैंने बता दिया। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ये नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनका कंप्लीटली फील्ड ही होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप पढ़ना नॉलेज के लिए नोट डाउन जरूर करके रखना। एक भी वर्ड एक भी लाइन यहाँ पे बेकार में नहीं लिखा गया, सब लाइन के पीछे बहुत सारा मीनिंग है, आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब और एक क्लासिफिकेशन होता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्स। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, आपको पता है। मेटल क्या होता है, मैं पीरियोडिक टेबल में ही दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, पीरियोडिक टेबल में ही दिखा देता हूँ, कहाँ गया भाई पीरियोडिक टेबल, ये देखो सुंदर बात, ये सारा मेटल्स है, एस ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल, ये सारा नॉन मेटल्स है। और ये जो देख रहे हो ना, ये वाला ये सब ये है मेटलॉइड्स, वो मेटल नॉन मेटल के बाउंड्री में होता है, बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट 80 to 85% हमारे क्या है मेटल्स है, बहुत कम मेटलॉइड नॉन मेटल्स है, और उससे भी कम आपका मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से पीरियोडिक टेबल से अगर समझ गया तो एनसीईआरटी में है, आप नोट बना लीजिएगा, कौन कौन मेटलॉइड्स होता है, क्या होता है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है,
जैसे कि एक हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो बेटा। इसमें मेरे को पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हो, प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ सकते हो कुछ। जैसे कि यहाँ पे बोला ना कि पीरियोडिक टेबल लेफ्ट में राइट जाने से मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर शिफ्ट होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, सारा नॉन मेटेलिक है, मतलब मेटेलिक करेक्टर घटता है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मेटलर्स जिसको सेमी मेटल बोलते हैं, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ये देखो ये सब मेटलर्स है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड भी करता है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सोच समझ के पढ़ना चाहिए। एस्टिमेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने बोला पीरियड नंबर, आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत ट्रिक्स मैंने बता दिया था। पीरियड नंबर होता है इक्वल टू दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था NS2, मतलब मैंने अगर बोल दिया सपोज 3S2, मैंने बोल दिया 3S2 बोल दिया, फिर बोला 3S2 3P6, तो 3 जो है वो तो n का वैल्यू है ना, तो n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पीरियड नंबर को बताता है, तो याद रखना ये पीरियड नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर ग्रुप नंबर, एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होता है, मैंने तो थोड़ी देर पहले आपको बताया, देखो ये होता है एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर, आ गया ये देखो, ये मैंने बताया था एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर। जैसे कि NS1 हो गया, सारा 1 ग्रुप नंबर, सारा 2 क्या हो गया, ग्रुप नंबर। NS2 हो गया 2S2 3S2 4S2 2 2 2, ये 2 क्या है, उसका ग्रुप नंबर है, तो यहाँ से कर सकते हो, ये होता है ग्रुप नंबर। तो एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, आ गया अभी, हाँ, एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं सर, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब NH2 1 2 वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि 4S1 तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 5S1 वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 ही उसका ग्रुप नंबर है। जैसे कि मैंने बोला 6S1, तो 6 उसका हो गया पीरियड नंबर, मतलब हॉरिजॉन्टल रो, एंड 6S1 मतलब उसका ग्रुप नंबर, उसका वैलेंसी भी 1 है, ठीक है ना, वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही मैंने बोला 6S2, 6 मतलब पीरियड है, 6S2 मतलब ग्रुप नंबर 2 है, और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी भी 2 है, ठीक है। अगर बात करें पी ब्लॉक में क्या होता है, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला 3S2 3P6, ठीक है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इज द वैलेंस शेल, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया सर, वैलेंस शेल में हाँ 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या करना है बेटा, 10 प्लस करना है, तो ठीक है मैंने 10 प्लस कर दिया, कितना हुआ 18। तो 3S2 3P6 क्या होता है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है। 3S2 3P6 किसका एलिमेंट है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है। आप देख लो यहाँ से, मैं दिखा देता हूँ आपको, कौन है भाई, ये देखो 3S2 3P6 कौन होता है, ग्रुप 18 आर्गन होता है, 3S2 3P6 आर्गन होता है। 6 प्लस 2 क्या हो गया, 8 हो गया उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं भाई, 3 इज द वैलेंस शेल, तो दोनों काउंट होगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में दोनों काउंट होगा, 3 का दोनों काउंट होगा। तो यहाँ पे 3S2 3P6 6 प्लस 2 8, 8 के साथ वो 2 जोड़ना है, और जितना होगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा। अब और एक कर लेते हैं, चलो मैंने बोला चलो एक रैंडमली ले लेते हैं, 3 छोड़ो, बार बार 3 क्यों लेंगे, इस बार लेंगे 4S2 और 4P1 लेंगे, तो वैलेंस शेल में कितना हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 1 3, 3 प्लस 10 जोड़ो कितना हो गया 13, तो ये ग्रुप 13 हो गया। तो देखो तो 4S2 4P1, 4S2 4P1, ये देखो ग्रुप 13 कौन है, देखो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, देख रहे हो, जस्ट दो जोड़ना है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, तो ये सब नॉलेज कहाँ मिलता अगर नहीं पढ़ते तो, ठीक है, ठीक है। एंड डी ब्लॉक के लिए क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NS, मतलब n इलेक्ट्रॉन इन द n-d, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि सपोज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन द n-d। चलो भाई देख लेते पीरियोडिक टेबल में NS और n-1d में जितना होता है, ठीक है, देखते पीरियोडिक कहाँ गया पीरियोडिक, ये देख, चलो इसको जैसे स्कैंडियम को कितना है 3D1 4S2, 3D1 4S2, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, ग्रुप 3। इसको देखते हैं 3D2 4S2 2 प्लस 2 4, ग्रुप 4। रैंडमली देख लेते, यहाँ पे मैंने बोला 3D10 4S1 कितना, 10 प्लस 1 11, ये देख ग्रुप 11। जिंक को देख लो 3D10 4S2, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया, ग्रुप 12। इसको देख लो भाई 4D10 5S2 कितना हो गया, 10 प्लस 2 ग्रुप 12, 10 प्लस 12 होता है। तो D NS एंड n-1 D जो होता है इनका मतलब S और D में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस कर दो, ये ग्रुप नंबर आ जाता है, ठीक है, बस समझ गया। और F ब्लॉक को क्या बोलो, F ब्लॉक तो हमेशा ग्रुप 3, क्योंकि यही तो यहाँ पे आया, तो F ब्लॉक हमेशा ग्रुप 3 फिक्स है।
इनके लिए कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एफ ब्लॉक के लिए देखना फिक्स होगा तो आ जाता है भाई, एफ ब्लॉक का फिक्स होता है। एफ ब्लॉक द ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक क्या होता है, ऑलवेज फिक्स 3। एफ ब्लॉक ग्रुप 3 के अंडर में आता है। ठीक है, खत्म, बहुत कुछ बता दिया। अब होता है पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी का मीनिंग मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो पीरियोडिसिटी रेफर्स टू द रिकरिंग ट्रेंड। एक ट्रेंड जो होता है बार बार रिपीट होता है तो पीरियोडिसिटी बोलते हैं। इधर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट व्हेन अरेंज्ड इन ए पीरियड रो में जब अरेंज किया जाता है उसमें पीरियोडिक टेबल में जो बार बार रिपीट होता है वो होता है आपका पीरियोडिसिटी। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, रेगुलर वेरिएशन दिखाता है। ठीक है ना, तो ये होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी या पीरियोडिसिटी। ठीक है, अक्रॉस ए पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो रिमेन सेम, क्योंकि एन 3 थर्ड शेल मतलब ये पूरा पीरियड में 3 है, फोर्थ शेल मतलब एन का वैल्यू पूरा पीरियड में 4th है, फिफ्थ शेल पूरा पीरियड में एन का वैल्यू 5th है या 4th है। However, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शेल इंक्रीजेस ग्रेजुअली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा 4s1 4s2 3d1 3d2 3d3 3d5 3d6 3d7 बढ़ता जाता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेल नंबर इंक्रीज होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल रिमेन द सेम। आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है, जैसे कि 4s1 मैं डाउन द ग्रुप की बात करता हूँ, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 बैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेल बढ़ गया, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उस वजह से साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भी एक पीरियोडिक ट्रेंड ही तो है ना, तो ये साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो साइज को लेके पढ़ेंगे। अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्योंकि देखो द मेन रीजन फॉर पीरियोडिक ट्रेंड इज द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट द रेगुलर इंटरवल। जैसे कि पहले में NS1 NS2, ठीक है, तो 1s1 वाला, फिर NS2 वाला, फिर आगे D आएगा D1 वाला, ऐसा करके NS2 NP1 NP2 NP3 NP बढ़ेगा, फिर से आएगा NS1 आएगा, फिर से NS1 आएगा NS1 आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है यही मेन हमारा रीजन होता है, सब कुछ चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर ही होता है। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना नहीं आता है बेटा, वो तो हमारे क्वांटम वाला वीडियो देखो और ये वाला वीडियो देखो, तब आपको लिखना आना चाहिए। और यह आपने बचपन में सुना होगा मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32, यही नंबर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में देखो 2 एलिमेंट के बाद रिपीट हो रहा है, इसमें 8 एलिमेंट के बाद रिपीट हो रहा है, इसमें 8 एलिमेंट के बाद रिपीट हो रहा है, इसमें 18 एलिमेंट के बाद रिपीट हो रहा है, 18 के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पे तो भाई ये ऐड हो जाएगा तो 32 के बाद रिपीट हो रहा है, इसमें बाद 32 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो होता है हमारा, यही हमारा मैजिक नंबर होता है। क्या होता है, ये हमारा मैजिक नंबर होता है। इसका अभी फिलहाल उतना ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस। ये समझना एक बात है, एटॉमिक रेडियस। पानी पी के स्टार्ट करें। बोतल का पानी खत्म हो रहा है, लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है थोड़ा लंबा हो रहा है क्या, हाँ ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो देखना, मैं अगर बात करूँ, अब ये क्या आ गया, टाइमर कहाँ से आ गया, अरे नीचे जा। मैं बात करता हूँ ये, ठीक है, मान लो मैंने बोला यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और उस रेडियस, क्योंकि सर्कुलर नहीं स्फेरिकल होता है। देखो एटॉमिक रेडियस एक्जैक्टली एटॉमिक रेडियस यानी कि r थियोरेटिकल तो बोल सकते हैं कि भाई इतना रेडियस में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा न्यूक्लियस से। ठीक है, ये आप थियोरेटिकली बात कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत क्या है, एक्सपेरिमेंटली करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। पहली बात, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा फिक्स जगह पे तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, पहली बात। दूसरा, रेडियस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ तक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसको पाया जाने की, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ तक मैक्सिमम पाया जाएगा, इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक तो नहीं होगा, तो कहाँ तक पाया जा सकता है, वही होता है उसका क्या होता है, वही रेडियस, वही उसका क्या होता है, साइज में। एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इतना तक पाया जाता है उसके इलेक्ट्रॉन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन है इतना दूर तक पाया जाता है उसके इलेक्ट्रॉन को, ये प्रोबेबिलिटी हो गया ना। तो फिक्स जगह तो कोई बोल नहीं सकता, ये भी तो तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता चला। ये एक हो गया।
कि सर प्रैक्टिकली तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि एटम का रेडियस कितना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एरिया तक मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हम बता नहीं सकते। दूसरी बात है कि एटम जो है वो तो अलग अलग मेटल, वो तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, एक नोबेल गैसेस को छोड़कर, कुछ ही नोबेल गैसेस। आज देखो आज के डेट में हमें पता है कि नोबेल गैसेस का भी कंपाउंड आ गया, मतलब ये भी रिएक्ट कर रहा है, ये भी किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में है, बॉन्डेड फॉर्म में है। तो बहुत कम ही आपको मिलेंगे जो इंडिविजुअल, जैसे कि हीलियम हो गया, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी तो बेटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में होता है, वो अलग अलग बॉन्डेड फॉर्म में होता है बेटा। मेटेलिक मान लो क्रिस्टल में है, मान लो एक मैं बोलता हूँ कि मेटल है उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डेड है, तो वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्डेड में वो क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के, तो ओवरलैप फॉर्म में है, तो वहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है, मतलब जो आपका साइज क्या, जो साइज की जो बात कर रहे हो वो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो वो थ्योरेटिकल से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सब जगह पे आपको एग्जैक्ट रेडियस आपको मेजर नहीं मतलब कर सकते आप। पहली बात तो भाई एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, दूसरी बात है प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग एटम अलग अलग बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो इसलिए उनका उसको अलग से किया गया। जैसे कि कोवेलेंट रेडियस की अगर बात करें, यह हो गया थ्योरेटिकल जो हम करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस की, तो कोवेलेंट रेडियस में ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, अबे कितना दो, ठीक है, दैट सेम सेम एटम लिया, ठीक है, सेम सेम एटम लिया, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये इसका रेडियस, ये इसका, और ये इसका रेडियस, ठीक है, कुछ रेडियस क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ से यहाँ अगर ये मान लो ए है, ये बी है, और इसका अगर आर ए है, और इसका जो रेडियस है मान लो ये बी है, तो इसका रेडियस अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आर ए है, और इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक आर बी है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब डिस्टेंस कहाँ पे दिखाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस होता है डी, और डी डी इज आर ए प्लस आर ए प्लस आर बी बाई टू, और ये होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल Cl2 हो सकता है, हाँ Cl2 हो सकता है क्योंकि Cl सेम होता है, तो R होता है क्या होता है डी बाई टू। लेकिन ये जो आएगा, यानी कि हम जो निकालेंगे यहाँ से, जो इससे जो D यानी कि ये डी बाई टू होता है, सॉरी, यहाँ से जो हम R निकालेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे, गलत लिख दिया, क्योंकि जैसे कि ये जो R होता है यानी कि R एक्सपेरिमेंटल यानी और R कोवेलेंट जो निकालेंगे, तो वो क्या होगा डी बाई टू, यानी कि आर ए प्लस आर बी बाई टू। ये ऑफकोर्स बेटा हम जो थियोरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पे कोई बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, उससे कमी आएगा। तो ऑफकोर्स बेटा आर थियोरेटिकल जो होगा, आर थियोरेटिकल जो होगा वो आर एक्सपेरिमेंटल से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तो चीज़ ओवरलैपिंग की वजह से कॉमन हो गया, तो वो कट गया, ठीक है, इसलिए वो कम मिलेगा आर थियोरेटिकल, या कम मिलेगा आर एक्सपेरिमेंटल, या आर कोवेलेंट भी बोल सकते हो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये होमोन्यूक्लियर हो गया। होमोन्यूक्लियर मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सेम सेम एटम हो गया, क्लोरी H2, जैसे Cl2, 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 H2 हो गया, F2 हो गया, Br2 हो गया, ठीक है, ये होमोन्यूक्लियर। अगर हेटेरोन्यूक्लियर हो गया, हेटेरोन्यूक्लियर मतलब मान लो मैंने बोला, मान लो HCl, ऐसा हो गया। तो हेटेरोन्यूक्लियर होने से क्या होता है, एक का साइज बड़ा, एक का साइज छोटा छोटा होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम करते क्या है, एक हो गया थोड़ा बड़ा और दूसरा हो गया थोड़ा छोटा, इसका क्या हो गया, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस से ये करोगे, तो इसमें जो डी होता है ना, इसमें जो डी होता है वो होता है, ये हो गया ए, हो गया बी, और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंस होता है। तो ये होता है डी होता है आर ए, यहाँ पे डी क्या है सर, यहाँ पे डी है आर ए प्लस आर बी, यहाँ पे डी क्या है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09, देन मॉड ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मॉड मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हमें मालूम पड़ेगा अगले क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट एटम होने से उनका जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, वो सब पूरा डिफाइन करेंगे हम आने वाले क्लासेस में, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना और इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अगर हेटेरो न्यूक्लियर हुआ तो मतलब दो अलग अलग हो रहा तो इनमें ये फॉर्मूला होगा, अगर होमोन्यूक्लियस हो रहा तो ये वाला फॉर्मूला होगा। इन बातों को याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में काफ़ी सारा जगह कटौती हो रहा है, मतलब कट हो रहा है ओवरलैपिंग की वजह से। अगर हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियस, तो मेटेलिक में कुछ नहीं होता ज़्यादा कुछ, जैसे कि मेटल में क्यों क्या होता है, बहुत सारे क्लस्टर फॉर्म में होता है, लेकिन ठीक ना। ठीक है ना, ये उतना ओवरलैप्ड नहीं होते, तो हमारा जो इसका न्यूक्लियस से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डी हो सकता है, तो वही वही सेम होता है। यहाँ पे नो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होता है, क्योंकि मेटल जो होता है ना, यहाँ पे बीच में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे भी जो डी होगा वो आर ए प्लस आर बी का ही बराबर होगा, याद रखना, आर ए प्लस आर बी का ही बराबर होगा। और इसमें जो भी रेडियस आएगा आर एम, यानी कि मेटेलिक रेडियस जो होगा वो d/2, यानी कि ये आर ए प्लस आर बी बाई 2 ही होगा। लेकिन इसमें देखो ज़्यादा कुछ कटौती नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो आर मेटेलिक, ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो रहा है, आर कोवेलेंट, ठीक है, आर कोवेलेंट रेडियस से ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें वो होता है वैन डेर वाल्स। वैन डेर वाल्स में क्या होता है, ये मोस्टली जो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोबल गैसेस, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, जैसे कि नोबल गैस, जैसे कि मान लो मैंने बोले हीलियम, ये एक नोबल गैस हीलियम है, दूसरा एक नोबल गैस क्या है, हीलियम है, ठीक है। तो इसमें देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको अगर d/2 यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डी पकड़ोगे और आर वैन डेर वाल्स, तो अगर d/2 भी करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या ये नोबेल गैस, क्योंकि नोबेल गैस आपस में क्या नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते, आपस में रिएक्ट नहीं करते, इसलिए शायद H2 एग्जिस्ट करता है, He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, He2 वाई एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आपको आने वाले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पता चलेगा। लेकिन नोबेल गैस नॉन रिएक्टिव होते, मोस्टली नहीं होता है। अगर यहाँ पे और एक चीज़ देखा जाता है, जैसे कि मान लो ये एक Cl2 है, Cl, तो इसमें जो रेडियस आएगा ये क्या हो रहा है, ये तो आपका इसके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, आर, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये जो आर कोवेलेंट होगा, ये आर कोवेलेंट होगा। और मान लो यहाँ पे और दो Cl2 है, Cl2 है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, आर कोवेलेंट। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा, क्योंकि ये इसके साथ तो ओवरलैप कर चुका है, तो इनके बीच में थोड़ा इंटरेक्शन हो सकता है। ये जो रेडियस होगा इसको आर वैन डेर वाल्स बोलेंगे, वैन डेर वाल्स रेडियस बोलेंगे, ठीक है। ये भी नॉन रिएक्टिंग है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, Cl2 क्या बना चुका है, ये ये मॉलिक्यूल बना चुका है। फिर भी क्या होता है ना कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रह ही जाता है, थोड़ा बहुत अगर पास आता है, लेकिन उसका ओवरलैप भी नहीं होगा, तो ये बहुत दूर सा होता है। तो अगर वैन डेर वाल्स रेडियस मोस्टली नोबेल गैसेस में बहुत काफ़ी सेपरेट होते हैं, या ऐसा कुछ मॉलिक्यूल के बीच में, तो मॉलिक्यूल जो बना है वो कोवेलेंट रेडियस से ही बना है, ये भी कोवेलेंट रेडियस से ही बना है। ये वाला रेडियस जो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस d/2 होगा वो कोवेलेंट होगा, ये वाला रेडियस भी क्या होगा, कोवेलेंट ही होगा। लेकिन बीच में क्या होगा बेटा, वैन डेर वाल्स होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए जो ऑर्डर होता है, तो वैन डेर वाल्स का रेडियस का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है मेटेलिक देन कोवेलेंट। कोवेलेंट सबसे छोटा, क्योंकि उसमें कटौती हो रहा है, क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है। याद रखना मेटेलिक में, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ओवरलैपिंग की वजह से डिस्टेंस कम हो रहा है, इसमें खास कुछ ओवरलैपिंग नहीं दिख रहा है, तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें तो बहुत दूर दूर है, तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए रेडियस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली हमारा बात है। और एक होता है फोर्थ होता है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो है आयनिक। ये हमने वैन डेर वाल्स रेडियस पढ़ा, आयनिक रेडियस भी पढ़ सकते हैं। आयनिक रेडियस में मतलब वो होता है, दो होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, ठीक है। किसी ने मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये कैटायन बन गया, मतलब A प्लस बन गया, और किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो A माइनस बन गया, तो कैटायन एनायन, चलो B माइनस बन गया, एनायन होता है। तो इसमें पढ़ने के लिए एक टर्म हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले, जो हम अभी डिफाइन नहीं किया, वो है Z इफेक्टिव।
तो जेड इफेक्टिव को पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्यों डिफाइन करेंगे, हमको जितना लगता है कि न्यूक्लियस एक आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जितना जोर से या जितना इफेक्टिवली पकड़ के रख रहा है, हमें जो थियोरेटिकली फील होता है, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल भी होता। तो सारा अट्रैक्शन रिपल्शन को मैनेज करके जितना नेट अट्रैक्शन मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेट जो न्यूक्लियर चार्ज हमें मिल रहा है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो उसके लिए हम स्लेटर्स रूल को पढ़ेंगे, स्लेटर्स रूल होता है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास शायद अच्छा रहा होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया। जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है बेटा, आप पीछे स्क्रॉल करके देखना, आप पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हो। एंड कुछ दिक्कत होने से मेरे को बता सकते हो, मैं अगले क्लास में उसको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना, ओके चलो।